हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोजन योजना में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों ने कई चैप्टर्स देख लिए। इस प्लांट फिजियोलॉजी का ये जो यूनिट है उसका ये लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। इसके बारे में हम लोग लास्ट एक वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ चुकी हैं प्लांट डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, अभी मैं एक बार रिकैप कर दूं तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या होते हैं ग्रोथ, क्या होते हैं इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल क्या होता है, और क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, कैसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, कौन कौन से हैं जो जो कि ये इस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे प्लांट में। इसके अलावा जो था, हमने ये भी पढ़ा है कि कैसे जो होता है ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। आर्क ऑक्जेनोमीटर के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने फिर क्या देखा कि ग्रोथ जो होती है वो उसके क्या क्या फेजेज होते हैं। पहले मेस्टमेटिक जोन्स होते हैं, एलांगेशन जोन होते हैं, फिर उसके बाद मैचुरेशन जोन्स होते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या होती है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो ग्रोथ के बाद डिफ्रेंसिएशन होता है वो मेच्योरिटी के टर्म्स में। तो क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, क्या होता है डी डिफ्रेंसिएशन, क्या होता है रीडिफ्रेंसिएशन। तो उसमें हम लोगों ने बहुत से एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे कि कौन कौन से वे हैं जो जिनमें क्या होता है, कौन कौन से टिश्यूज फॉर्मेशन होते हैं डिफ्रेंसिएशन के बाद। जैसे डिफ्रेंसिएशन के बाद पैरेंकाइमेटस सेल्स बनता है जो मेडुलरी रेपी थी, इन सब में था। डी डिफ्रेंसिएशन का प्रोडक्ट था कैलस में, जो टिश्यू कल्चर में हम लोग यूज करते थे वो। और दूसरा है ट्यूमर वाला भी, जो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका डी डिफ्रेंसिएशन का। और उसके अलावा जो होता है बहुत से जो कैम्बियम वगैरह होते हैं वो, जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, कॉर कैम्बियम हो गया जिसको फेलोजेन कहते हैं, वो सब क्या होते हैं आफ्टर डी डिफ्रेंसिएशन फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट टर्म था उसमें रीडिफ्रेंसिएशन। रीडिफ्रेंसिएशन में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कभी इस तरह के टिश्यू हो उससे फिर से कोई नई फॉर्म बना ले, उसको हम क्या करते हैं, जैसे कि कार्क हो गया, फिल्म जिसे कहते हैं। उसके बाद अलावा क्या हो गया, जो सेकेंडरी कार्टेक्स है, जो एक्चुअली क्या करते हैं, इसको कम्प्लीमेंट्री सेल्स होंगे, ये सब होंगे आपके रीडिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो हमने ये देखा कि इन तीनों में, चाहे डिफ्रेंसिएशन हो, चाहे कह लो कि डी डिफ्रेंसिएशन हो, चाहे रीडिफ्रेंसिएशन, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी दो में, जो कि डिफ्रेंसिएशन रीडिफ्रेंसिएशन, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करते थे टिश्यू। और जब भी डिफ्रेंसिएशन होगा तो उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ लॉस हो जाएगी। तो चाहे डिफ्रेंसिएशन हो और चाहे रीडिफ्रेंसिएशन हो, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ दोनों में लॉस होगी। प्रोसेस एक होती है डी डिफ्रेंसिएशन, उसमें हमेशा जो होता है प्लांट मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को गेन कर लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने प्लास्टिसिटी क्या होती है प्लांट में, हेट्रोफिली क्या होता है, ये सब पढ़ा था, क्या क्या फेजेज होते हैं उन सबको पढ़ा था। आज हम लोग अब यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्लास है ये, और इस यूनिट का भी लास्ट क्लास है। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। और इसके सारे वीडियो जो हैं अपलोडेड हैं, तो आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी में आपका जब फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसलोकेशन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया, उसका मिनरल न्यूट्रिशन हो गया। अब ये है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, इसके बारे में भी एक लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दूसरा वाला है। अब इसमें आगे के जब से कंसिक्वेंस में जाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या ग्रोथ, तो ग्रोथ में ये पढ़ रहे थे कि दो फैक्टर इसमें काम करते हैं। एक तो था एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और एक जो था तुम्हारा था क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर, अंदर वाले फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में दो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वो दो चीज़ थी कि एक तो था तुम्हारा कि इंटरसेलुलर, और एक था जो डीएनए, मतलब विद इन द न्यूक्लियस के बाद जो जेनेटिक मेकअप होगा, एक तरह से कह सकते हो जेनेटिक मेकअप। तो ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ के दो फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल के बारे में तो एक्सट्रिंसिक या जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो तो हम लोग पढ़े थे कि टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट होता है, ये सब जो होते हैं तुम्हारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो ग्रोथ को इन्हांस करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं। अगर जैसे O2 होगा तभी ने ब्रेकडाउन ऑफ फूड स्टफ होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होगा तो एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। वाटर बिना एंजाइम वर्क ही नहीं करते हैं।
इंट्रिंसिक फैक्टर में जेनेटिक मेकअप तो ये तो बात की बात है, ये तो पूरी जीन की आप आइसोलेट करोगे, जीन को देखोगे, जीन के बारे में पढ़ना होगा, तो ये हायर क्लासेस में आप पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इंटरसेलुलर में, तुम्हारा आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर, इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं प्लांट में। अब जब इसको शुरू करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में देखते हैं हम लोग, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसका नाम है। मतलब कि अगर कहीं पढ़ा होगा तो उसमें कई जगह आपको ये लिखा बताया जाता है कि ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन से ज़्यादा इसका टर्म जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहना ज़्यादा सही है। क्यों कहना सही है बच्चों? तो पीजीआर जो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रेगुलेटर का मतलब होता है, रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है एक्टिविटी को, मतलब कि ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं और ग्रोथ को घटा भी सकता है, इसलिए इसको रेगुलेटर कहते हैं। अब अब ये रेगुलेटर जो बढ़ाएगा उसको कहेंगे प्रमोटिंग हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, और दूसरे को कहेंगे जो जो घटाएगा उसको कहेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इसका अगर 60 फॉर्म में अगर हम देखें कि अगर लिखा जाए तो पीजीआर को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा, एक तो हो गया पीजीपी, एक तो हो गया प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। दो तरह के हार्मोन होंगे, एक तो हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, दो हो गए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरा क्या हो गया प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा साइड करके देखो। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो है पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इसमें दो तरह के हो गए, एक हो गया पीजीपी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, एक हो गया पीजीआई। अब ये दोनों जो होते हैं पीजीपी पीजीआई क्या करते हैं, तो अब अगर जैसे कोई इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को, तो हम क्या समझ सकते हैं, हम तो ये समझेंगे कि अगर ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा कि यूजफुल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इनहिबिट कर रहा है इस प्लांट के ग्रोथ, जो प्लांट होता है उसके ग्रोथ को मदद करने के लिए ही, मतलब उसके सर्वाइवल के लिए ही इनहिबिट कर रहा है। मतलब कि जब प्लांट जो होता है, जैसे मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये बहुत स्ट्रेस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में, तो ये प्लांट तो जान रहा है कि मुझे केवल ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, लेकिन जब ग्रोथ डेवलपमेंट करेगा तो अपनी सारी एनर्जी ये यूज कर लेगा ग्रोथ डेवलपमेंट में। तो उस समय जब स्ट्रेस की कंडीशन है तो उस समय प्लांट को क्या करना चाहिए कि प्लांट को अपनी एनर्जी को यूज करना चाहिए स्ट्रेस से बचने के लिए, ना तो ग्रोथ करने के लिए। तो उस समय जो हार्मोन्स होंगे वो मदद करेंगे इस चीज़ को बताने के लिए प्लांट को कि भाई अब तुम्हारे पास जो है स्ट्रेस आ गए हैं, तुम्हें अब ग्रोथ को रोक देना चाहिए, ग्रोथ को क्या कर देना चाहिए, इनहिबिट कर देना चाहिए। तो इनहिबिट कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि वो रुक जाएगा और वो जो सारी एनर्जी का चैनलाइजेशन कर देगा किस फॉर्म के लिए, वो एनर्जी को मूव करा देगा कि वो अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के वाले प्रोटीन या डिफेंस मैकेनिज्म में वो एनर्जी का इस्तेमाल करो। तो ग्रोथ में जो इन्वॉल्व कर रहा था वो क्या है, इनहिबिशन किया, तो अल्टीमेटली इसका सर्वाइवल ही तो बचाया इस इनहिबिटर वाले हार्मोन ने। तो ये जो स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं उसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। मतलब ये जो होते हैं स्ट्रेस की कंडीशन में ही होते हैं। तो देखो यहाँ पे ग्रोथ इनहिबिट भी किया और ये क्या किया कि उसके सर्वाइवल को बचाने के लिए, तो इस तरह से इसको कहते हैं निगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब कि जैसे कि अगर एक छोटा बच्चा है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे एक छोटा बच्चा है और वो बार बार जो है कि मान लो साइकिल खड़ी है वहाँ पे जाके उसको ढकेल रहा है, तो आप जब जाओगे तो एज ए बड़ा भाई या कुछ भी करके वहाँ गए उसको, तो वहाँ से उसको हटा दिया वहाँ से, तो बच्चे को क्या लगा, बुरा लगा कि ये हमको वहाँ पे खेलने नहीं दे रहे। तो अल्टीमेटली गोल क्या था, अल्टीमेटली गोल ये था कि उसको चोट लग जाएगी, वो आप जान रहे थे। तो ऐसे ही स्ट्रेस हार्मोन करता है, इसको अल्टीमेटली पता है कि स्ट्रेस आ गया है तो आगे क्या होने वाली है। ये ग्रोथ में खुश थे लेकिन ये जाके मना कर दिया कि ग्रोथ, प्लांट नाराज हो गया, भाई क्यों आप हमको रोक रहे हैं। तो वो कुछ समझ के कह रहा था ना स्ट्रेस हार्मोन, ये बता रहा था कि इसलिए इसको कहते हैं कि बहुत ही समझदार हार्मोन है ये स्ट्रेस हार्मोन। एक जैसे हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उस तरह का ये वर्क करता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका नाम ABA है, अब्बा, अब्बा बाबा दादा, ये इस तरह का ये है भी। तो ये इस तरह का काम करते हैं कि स्ट्रेस जब आएगा तो उस समय
भले से इसको बुरा लगेगा कि मेरे ग्रोथ को रोक दिए, इस तरह के कर दिए, लेकिन ये अल्टीमेटली इसका रोल जो होता है, गोल जो है वो यही है कि इसको जो स्ट्रेस है बाहर से आ रहे हैं उनसे वो बचा लें। जैसे ही स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा ये अब्बा हट जाएंगे वहाँ से, और यहाँ पे तो जो होगा ये वाला वर्क करने लगेगा। तो फाइनली हमको क्या जो समझ में आया कि इसको प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि वो इनहिबिट भी कर रहा है, प्रमोट भी कर रहा है। यहाँ पे बहुत से ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या केमिकल्स को ढूंढा गया है प्लांट में, जैसे ब्रेसनोस्टेरॉयड है, ऐसे बहुत से हैं, जैस्मोनिक एसिड है, ये सब है जो कि यहाँ पे नहीं डिस्कस है। हम लोग को यहाँ पे केवल 5 हार्मोन के बारे में डिस्कस करना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। वो 5 को हमको ये देख लेना है कौन प्रमोटर है और कौन सा क्या है इनहिबिटर है। तो इसमें अगर हम लिस्टिंग बनाए तो एक तो पहले ही पता चल गया, इनहिबिटर में कौन, अब्बा एब्सिसिक एसिड। दूसरा क्या होता है इस वाले में, अब बकिया जितने हैं सब इसमें आ जाएंगे, ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, उसके बाद क्या है इथाइलिन, इसके बाद एक और होगा एडेनिन, ऑक्जीन हो गया, ऑक्जीन हो गया, फिर क्या हो गया साइटोकाइनिन हो गया, फिर उसके बाद जिबेरलिक एसिड है, जिबेरलिन, जिबेरलिक एसिड। अब एक आ जाता है तुम्हारा इथाइलिन, इथाइलिन। अब यहाँ बात ये आती है कि इथाइलिन का ये दोनों तरफ का रोल होता है, लेकिन इसका ज़्यादा जो झुकाव होता है वो ये इधर की तरफ होता है ज़्यादा, मतलब ये कम करता है, मतलब प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज़्यादा इफेक्ट है। तो ऐसा कोई हार्मोन बताओ जो कि दोनों की तरह रोल प्ले करता हो, इनहिबिटर की तरफ भी प्रमोटर की तरफ भी। तो बताओगे एथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है, इस तरह की चीज़ें करता है, प्रमोटिंग भी करता है, इनहिबिटिंग, लेकिन उसका इनहिबिटर की तरह ज़्यादा रोल नोन है एज कम्पेयर टू प्रमोटर की तरफ। ठीक है, तो ये तो सब थे तुम्हारे। हमको कितने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ना, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 को पढ़ना है हमको। और इन पांचों को किस किस वे में पढ़ना है, तो सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि इन इन जो हार्मोन्स हैं इनकी सबसे पहले ये पढ़ना है कि इनकी जो है डिस्कवरी कैसे हुई, डिस्कवरी कैसे हुई। दूसरा क्या करना है कि इनको जो डिस्कवरी, इनके फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये वर्क करते हैं। तीसरा ये देखना है कि फिजियोलॉजिकल एक्शन हो गया, डिस्कवरी हो गया, नेचर कैसा है, किस केमिकल जो प्रिकर्सर जिसको कहते हैं प्रिकर्सर, इसके प्रिकर्सर क्या है, प्रिकर्सर क्या है ये देख लें। उसके बाद ये देखना है, एक होता है बायोअसे टेस्ट, बायोअसे, बायोअसे का मतलब होता है कि टेस्ट करके हम पता कर ले कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट बताएगा कि हाँ इस तरह के टेस्टिंग करेंगे तो ये कंपाउंड सिंथेसिस होगा, इससे हम ये पता चल, मतलब एक तरह का एक एक्सपेरिमेंट या बेसिक एक्सपेरिमेंट होगा जिससे ये कंफर्म करेगा कि ये हार्मोन ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो इन पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, ये बात करेंगे डिस्कवरी पे, फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे, नेचर प्रिकर्सर किससे बना हुआ है, बायोसिंथेटिक पाथवे पे, और एक और पॉइंट जोड़ सकते हो कि एक हार्मोन का दूसरे से कैसे रिलेशनशिप, कोई एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के कि सिनर्जिस्टिक है। तो ये सब सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ शुरू करते हैं एनसीईआरटी से हम लोग, एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। तो पहला ही आ जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आ स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। पहली ही बात हो गई कि ये बहुत ही डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के होते हैं। और डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन का ये मतलब हुआ कि देखो जैसे कि ये क्या कि जितने भी हम लोग 5 हार्मोन पढ़े हैं अभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो उसमें से क्या होते हैं, सब अलग अलग केमिकल नेचर्स के होते हैं। तो डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन हो गया। उसके अलावा क्या हो गया, इट कुड बी इंडोल कंपाउंड, इंडोल का मतलब ये हो गया, इंडोल कंपाउंड ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है इंडोल 3 एस्टिक एसिड कहते हैं, तो CH2COOH, इसको क्या कहते हैं 1 2 3 एस्टिक एसिड कहेंगे। इंडोल ये हो गया, एस्टिक एसिड ये हो गया, तो इंडोल तीसरे पोजीशन में जुड़ा है इसलिए इसको क्या कहें इंडोल 3 एस्टिक एसिड। एडेनिन डेरिवेटिव, एडेनिन देखो प्यूरिन, पिरिमिडीन, ये दो होता है। प्यूरिन में AgTCU, तो एडेनिन डेरिवेटिव मतलब प्यूरिन डेरिवेटिव, एडेनिन डेरिवेटिव मतलब प्यूरिन डेरिवेटिव, उसको कहते हैं साइटोकाइनिन और उसका नाम है काइनेटीन। और ये भी याद रखना N6 फॉर्फ्यूरल अमीनो प्यूरिन, इसको कहते हैं एडेनिन को ही कहते हैं।
डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड, अभी तक तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ रहे थे कैरोटीनॉइड का, तो ये क्या हो सकता है हार्मोन, IAA इंडोल 3 एस्टिक एसिड भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, काइनेटीन हो सकता है। काइनेटीन किसको कहते हैं, फॉरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, जिसको प्यूरिन का डेरिवेटिव होता है, ये प्यूरिन का होता है डेरिवेटिव। उसके अलावा जो होता है तुम्हारा तीसरा है कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, हम लोग पढ़े थे फोटो ऑक्सीडेशन में बचाता है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ा था, इसी का डेरिवेटिव होता है ये क्या तुम्हारा एब्सिसिक एसिड। तो ये भी एक तरह का देखो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो जैसे कैरोटीनॉइड लाइट को क्वेंच करता है था, कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर से ही बचाता था, ऐसे एब्सिसिक एसिड भी क्या करता है स्ट्रेस फैक्टर के से ही बचाता था, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। चौथा जो है तुम्हारा टर्पीन डेरिवेटिव है, टर्पीन डेरिवेटिव, टर्पीन डेरिवेटिव है वो है तुम्हारा जिबरलिन। जिबरलिन जो होता है वो टर्पीन डेरिवेटिव होता है, जिबरलिक एसिड जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद एक ही ऐसा गैसियस हार्मोन है जिसका नाम है इथाइलिन। इथाइलिन अब बहुत सिंपल टाइप का है, CH2H4। इथाइलिन मतलब CH डबल बॉन्ड CH2, यही होता है इथाइलिन। ये ओनली गैसियस नॉन हार्मोन है जो प्लांट में मिलता है। आइए इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इसका हम लोग देख लिए थे स्ट्रक्चर, यहाँ पे CH3 CH2 COOH, और ये हो गया ये इंडोल 3 एस्टिक एसिड। काइनेटीन डेरिवेटिव प्यूरिन का एडेनिन से डेरिवेटिव होता है। कैरोटीनॉइड स्ट्रेस जो स्ट्रेस फोटो ऑक्सीडेशन में बचाता था। एब्सिसिक एसिड, टर्पिनॉइड, डाइटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स ऐसे होते हैं। जिबरेलिक एसिड उसमें बहुत तरह के होते फॉर्म्स होते हैं। गैसेस फॉर्म में थाइलिन होता है। अब इनका हमको ये देखना है कि फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है, इन सब का क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, और उससे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, डिस्कवरी देख लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग डिस्कवरी देखते हैं। इन जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट हार्मोन है, सबकी डिस्कवरी बैठ के नहीं की गई, मतलब इस तरह से नहीं की गई कि हम चलते हैं प्लांट हार्मोन ढूंढने। वो मतलब एक समझ लो कर लो कि एक्सीडेंटल ही सारी डिस्कवरी हुई। मतलब प्लांट पे कुछ और चीज़ की डिस्कवरी हो रही थी, अब पता चला कि वो जो कोई कंपाउंड था वो इस वर्क को कर रहा था। अब बाद में पता चला कि वो ये कंपाउंड था, ये एक तरह का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। हम क्या समझे, हमने ये समझा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो थे एक्सीडेंटली, सभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक्सीडेंटली खोजा गया, बाद में उसको कैरेक्टराइज करा गया कि हाँ ये इस तरह का कंपाउंड है। बहुत से ऐसे अभी हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन हैं प्लांट के जो अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किए जा सके हैं, उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल हार्मोन। क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल हार्मोन। हाइपोथेटिकल हार्मोन जैसे होते हैं फ्लोरिजेन, एक है हाइपोथेटिकल हार्मोन। वर्नालीन जो होता है वो एक तरह का हाइपोथेटिकल हार्मोन है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो बात की बात है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो इन सब में ये तो देख लिया पूरा कि क्या है, इसको क्या करते हैं, प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन इन लिटरेचर मतलब फाइटो हार्मोन के नाम से, प्लांट हार्मोन के नाम से भी लिटरेचर में है, लेकिन बेस्ट क्या कहेंगे हम, PGR कहेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGRS। उसके बाद PGR कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। पहला तो क्या करते हैं कि जो प्रमोटिंग करता था, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो क्या करता है प्रमोट एक्टिविटी जैसे सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, मतलब सारे पॉजिटिव रोल होते हैं। दीज आर आल्सो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, मतलब PGP। एग्जाम्पल ऑक्सिन, ग्रेवेलिन, साइटोकिनिन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अदर ग्रुप में प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट रिस्पॉन्स टू उंड स्ट्रेस। उंड में जब बहुत निगेटिव स्ट्रेस जो कंडीशन चलती है, जैसे उंड हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो बायोटिक जैसे पूछेगा कि इन विच वॉज द फॉलोइंग हार्मोन में पॉसिबल टू सिक्रीट बाय प्लांट अंडर उंड कंडीशन, तो क्या बताओगे, स्ट्रेस हार्मोन होंगे वो, जैसे एब्सिसिक एसिड। और कोई भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि यहाँ देखो लिखा भी है, बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, प्लांट में अगर स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस किस फॉर्म में हो सकता है, बायोटिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल बायोटिक आएगा तभी होगा, बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटी सच एज डार्मेंसी एब्सिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो रोक देते हैं कि अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, आप ग्रोथ मत कीजिए। अगर ग्रोथ करेंगे तो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और उसमें क्या होगा, मारे जाएंगे। मारे जाएंगे का मतलब कि उस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएगा, जो अस्तित्व तो उसका मिट जाएगा। ये बड़ा ही मतलब कह लो कि एक तरह से वो था कि जो प्लांट है, प्लांट में इस तरह के हार्मोन ऐसे होते हैं जो एक तरह का निगेटिव रिन्फोर्समेंट की तरह काम करता है, नहीं तो उसका अस्तित्व ही मिट जाए। द PGR एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप, यही देखो है PGI जो अब्बा है, अब्बा बाबा दादा,
द गैसियस पीजीआर एथाइलिन कुड बी दोनों में हो सकता है, लेकिन लार्जली क्या होता है, इनहिबिटर होता है। तो इतना लाइन हम लोग एनसीईआरटी के समझ गए। अब आते हैं डिस्कवरी में। तो सबसे पहला हार्मोन हम डिस्कवरी करते हैं किसकी करते हैं, ऑक्जीन की। तो ऑक्जीन की डिस्कवरी एक्चुअली क्या था कि दो साइड उनके एक डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, और उनके जो बेटा था फ्रांसिस डार्विन। ये दोनों लोगों ने एक स्टडी कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म को स्टडी कर रहे थे। किसका, फोटोट्रॉपिज्म, मतलब लाइट की, जैसे ये कोई कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल मतलब एपिकल रूट है, सूट है, उसमें क्या करता है, लाइट की सोर्स दे रहे हैं। तो हम ये कुछ दिन बाद देखते हैं, हम अभी भी जानते हैं कि इसमें बेंडिंग हो जाती है। तो इसी के अध्ययन कर रहे थे ये लोग कि क्या ऐसा है कि जो मतलब ये मूव कर जा रहा है जब यूनिडायरेक्शनल लाइट किसी एक तरफ से पड़ रही है। तो ये हम तो जानते हैं कर्वेचर होता है, इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, मतलब लाइट के इन्फ्लुएंस में मूवमेंट हो जाना, कर्वेचर बन जाना। Observe that the colleagues of the canary grass respond to unilateral movement by growing towards the light source, जिसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ये यूनिलेटरल जो था उसके इल्यूमिनेशन के बाद, अच्छा ये जो F.W. वेंट, ये जो चार्ल्स डार्विन और F. डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन और F. डार्विन जो थे, ये दोनों लोगों ने, ये इनके F. डार्विन क्या थे, चार्ल्स डार्विन के पुत्र थे। तो ये दोनों लोगों ने मिलके, देखो बाप बेटे दोनों लोगों ने मिलके खोजा है हार्मोन को। तो इन दोनों ने मिलके इफेक्ट को देखा कि ऐसे जो था लाइट पड़ रही है यूनिडायरेक्शन, ये कर्वेचर हो रहा है। तो इसको ये कहें कि ये पौधा जो लिए थे वो क्या था, कनेरी ग्रास लिए थे, मोनोकाटिलिडनल प्लांट लिए थे, कनेरी ग्रास। उसको देखे तो इस तरह का मूवमेंट हो रहे थे और बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलिप्टाइल वाज साइट ऑफ ट्रांसमिशन इन्फ्लुएंस दैट काज बाय बेंडिंग ऑफ इंटायर कोलिप्टाइल। इन्होंने कई बातें जैसे देखी यहाँ पे कि इन्होंने ये देखा कि पहले तो जो देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया कि ये लाइट पड़ रही है, फिर इसके बाद इन्होंने ये कट कर दिया, डीकैप कर दिया। तो डीकैप कर दिया तो अब ये बेंडिंग नहीं हो रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहीं पे कहीं टिप पे ही क्या हो रही थी, सिंथेसिस हो रही थी। किसकी, जो कोई भी हार्मोन था, जो ऑक्जीन, एक्चुअली हम लोग जानते हैं ऑक्जीन, वही क्या कर रहा है, यहीं पे सिंथेसिस हो रही थी, अब बेंडिंग नहीं हो रही है। तो ये फाइनली बताएं कि जो कनेरी ग्रास है उसमें जो है, जो ये बेंडिंग हो रही है, ये जो लाइट की इंड्यूस हो रही है वो टिप पे सिंथेसिस होती है। ये यही बताया, बहुत से एक्सपेरिमेंट करके कट किए, फिर और भी चीज़ें देखें। और फिर इसके बाद ऑक्जीन वाज आइसोलेटेड बाय F.W. वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ कोलिप्टाइल ओएट सीडलिंग, मतलब अवेना सटाइवा, ओएट सीडलिंग का मतलब अवेना सटाइवा से इन्होंने कलेक्ट किया। तो ये जो थे तुम्हारा जो F.W. वेंट जो थे, इनका ये काम था, इनका ये था कि आइसोलेट किए थे, क्या कहते हैं, आइसोलेट। तो ये जैसे कि यहाँ पे क्या काम किए थे कि ये कट कर दिए। तो अब यहाँ पे जो है ना, कोई प्लेट लगा दिए, जैसे अगर का प्लेट लगा दिए या कोई भी जेली ऐसा इस तरह सब्सटेंस लगा दिए। तो यहाँ तो क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर टिप है, टिप पे अगर यहाँ लगा दें तो ये यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा था, ये नीचे मूव नहीं कर रहा है। तो ये क्या किए कि जब मूव नहीं कर रहा है तो इसी जो भी सब्सटेंसेस लगाए इसी पे एक्यूमुलेट हो जा रहा है, और ये किसी दूसरे कट वाले पे लगा देते थे तो ये कर्वेचर हो जाता था। तो इन्होंने ये बताया कि जो है इसको आइसोलेट किया जा सकता है, और किससे इन्होंने किया था, टिप ऑफ कोलिप्टाइल ओएट सीडलिंग से, अवेना सटाइवा से इन्होंने क्या किया था, उसको क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था। इसके अलावा जो थे ये ह्यूमन यूरिन से भी क्या हुआ है कि ऑक्सीजन को आइसोलेट किया गया है। ह्यूमन यूरिन से भी, के स्मिथ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन यूरिन से भी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन है जो कि ह्यूमन यूरिन से भी एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत से मेटाबॉलिज्म जो सेरोटोनिन एक होता है ना, सेरोटोनिन उसके ब्रेकडाउन होते हैं, तो उसमें कुछ ट्रिप्टोफान जैसा कुछ कंपाउंड होता है जो ब्रेकडाउन होने के बाद, तो वो सिमिलरिटी शो करता है ऑक्सीजन के कंसर्न में। तो इसलिए उसको कहते हैं कि जब वो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया तो वो कहें कि ये सिमिलर है किसके जैसा है, ह्यूमन यूरिन में जो पाया गया था कंपाउंड, उसकी तरह जो वो था वो एकदम ऑक्सीजन की तरह सिमिलरिटी शो करता था। तो उसको के स्मिथ ने उसको खोजा था। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में क्या क्या 3 बातें देखा। सबसे पहला किसमें, कनेरी ग्रास में दोनों किए थे, बाप बेटे लोग दोनों लोग ने, मतलब क्या उनका नाम था, चार्ल्स डार्विन और उनका एफ डार्विन, दोनों पिता पुत्र दोनों मिल के क्या काम किए थे, इसको देखा था और बताया था कि टिप में सिंथेसिस होती है।
उसके बाद FW वेंट ने क्या किया, कुछ माइका या कुछ जेल लगा के क्या किया था, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, आइसोलेट कर लिया था और उसको दूसरे पे लगाया तो बेंडिंग हो रही थी। इसका ये मतलब था कि टिप ही सिंथेसिस करती है, कंफर्म था। और ह्यूमन यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया था कौन, के स्मिथ ने। तो ये हम लोगों ने देखा। तो एक्चुअली जो इसका डिस्कवरी हुई ऑक्सीजन की, वो किसकी वजह से हुई, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई ड्यू टू स्टडी ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म की स्टडी कर रहे थे तब हुई, ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन की ही स्टडी करने गए थे या फिर पता किए थे। तो पहला हो गया, हम लोग डिस्कवरी पढ़ लिए किसकी, ऑक्सीजन की। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे जो डिस्कवरी है, वो है आपकी जिबेरेलिन की। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, धान होता है ना पैडी फील्ड, तो पैडी फील्ड में धान जो होता है, धान ऐसे नहीं होगा, धान इस तरह से होगा ना, पतली पतली पत्तियाँ होंगी, लंबी लंबी, ये ऐसे, ये होगा धान। तो ये देखा गया कि जो ये पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड में ये जो धान है, ये क्या कर रहा है, बहुत तेज वेजिटेटिव का ग्रोथ हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कुछ एलोइस थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और ये जो टिलरिंग है, टिलरिंग मतलब जो ब्रांचिंग है, ये बहुत कम होता जा रहा है, मतलब ये बहुत कम। और इसमें जो होता है, तो ग्रेन जो लगते थे, जो इसके सीड में जो ग्रेन लगते थे, वो या तो मतलब कि पार्सली लगते थे या कम्प्लीटली एब्सेंट थे, मतलब उसमें था ही नहीं, पार्सली लगते थे या फिर क्या थे, एब्सेंट होते थे। तो इससे क्या होती थी, प्रोडक्टिविटी घट जाती थी। तो लोगों ने देखा, कहा कि ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, इतना तेज बढ़ रहा है, बड़ा हुआ तो क्या हो, जैसे पेड़ खजूर। तो ये इतना बढ़ता तो जा रहा है, पागलों की तरह एकदम बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं कर रहा है। तो इसी को कहते हैं फुलिश सीडलिंग हो गई, मतलब फुलिश में मूर्खों की तरह बढ़ रहा है, फुली सीडलिंग है, मतलब बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा, जैसे पेड़ खजूर की तरह, और प्रोडक्टिविटी में पार्सली या एब्सेंट, ग्रेन्स एकदम बन ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ को ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट है, ई कुरोसावा ने। क्या कहता है, ई कुरोसावा ने, इन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन्होंने ये बताया कि ये एक जो पैथोजेन होता है, जिबेरेला फुंजिकोरी, एक फंजाई है जिबेरेला फुंजिकोरी। इन्होंने बताया कि इस फंगस की वजह से ये ऐसा हो रहा है। बाद में ये पता चला वो फंजाई जो होता है एक कंपाउंड कोई सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से ये बैक एंड डिजीज, या जिसको फुलिक सीडलिंग कहते हैं, फुलिक सीडलिंग हो रही है, जिसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, टिलरिंग जो ब्रांचिंग है वो कम हो जाएगी और ये खूब बढ़ेगा, और जो ग्रेन्स होंगे वो पार्सली या एब्सेंट होंगे, उस तरह के नहीं होंगे। तो ई कुरोसावा ने 1927 में रिपोर्ट किया था, अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम डिजीज लाइक राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद द स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस। वही फंगस से ट्रीट किया तो फिर देखा ये होगा, बाद में एक्टिव सब्सटेंसेज जो आइडेंटिफाई किया गया, उसका नाम ही रख दिया गया जिबेरेला फंजिकोरी पे जिबेरेलिन। क्या रख दिया गया, जिबेरेलिन रख दिया गया। किसके नाम पे रख दिया गया, उस जो फंजाई की वजह से था। तो अगर ये पूछा जाए कि क्या फंजाई में भी जिबेरेलिन सिंथेसिस होगा, वो बोलोगे उसकी डिस्कवरी ही वहीं से हुई है। तो जिबेरेलिन क्या होता है, प्लांट में तो होता है, ये साथ में किस में होता है, फंजाई में भी होता है। तो बैक एंड फुली सीडलिंग जो था, वाज काज्ड ए फंगल पर्सन जिबेरेला फंजी इकोलाई रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम। इन्होंने बार बार चेक किया दूसरे पे, तो ये देखा कि वही जिबेरेलिन ही कंपाउंड जो था, तो वो इन्हेंस कर रहा है। ये हो गया तुम्हारा जिबेरेलिन का। आगे फिर बढ़ते हैं। अब ये जो थे, ये आई थिंक है साइटोकाइनिन का है, साइटोकाइनिन इसका नाम ही है, पढ़े होंगे कभी सेल डिवीजन में, तो साइटोकाइनेसिस का नाम आप लोग पढ़े होंगे बच्चों। काइनेसिस क्या पढ़ा होगा, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, इसका मतलब है डिवीजन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, डिवीजन इन साइटोप्लाज्म का मतलब है साइटोकाइनेसिस। उसी से मिलता जुलता है था, कुछ ऐसा हार्मोन है या कोई केमिकल है जो डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, बहुत तेजी से सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, इसलिए इसका नाम ही उसी पे रख दिया गया, साइटोकाइनिन। क्या नाम रख दिया गया, साइटोकाइनिन। एक्चुअली क्या था कि जो साइटोकाइनिन था, इसकी डिस्कवरी कैसे की गई, एक स्कूग थे, वो टिश्यू कल्चर पे काम करते थे, साइंटिस्ट एफ स्कूग, और उनके साथी जो थे टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे। और किस पौधे पे, टोबैको प्लांट पे। टोबैको प्लांट में जब हम काम टिश्यू कल्चर पे काम करते हैं, तो ये देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं। जैसे आजकल MS मीडिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुक्रोज कार्बन का सोर्स होता है। न्यूट्रिएंट मीडिया में जो सोर्स होता है कार्बन का, वो क्या होता है, सुक्रोज होता है। MS मीडिया में ये सुक्रोज होता है, किसका, कार्बन का सोर्स, कार्बन सोर्स। तो ये बनाए, उसके साथ हम PGR भी देते हैं।
तो ये देखें कि जो जो टोबैको प्लांट था उसके स्टेम के जो कैलस बनता था, कैलस मतलब मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, ये आता है एग्जाम में कि कैलस क्या है बच्चों, तो इसको नोट कर लें। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, मतलब अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया, कैलस जो था, कैलस था उसमें क्या होता है, मतलब ये प्रोलिफरेट करता था जब हम क्या डाल देते थे, एक हार्मोन डाल, एक कंपाउंड डाल देते थे साइटोकाइनिन। तो शुरू में तो ये तो पता ही नहीं था साइटोकाइनिन के बारे में कि कहाँ मिलता है कैसे है। तो ये क्या काम करते थे, पहले जो अनडिफाइंड मीडिया बनाते थे जिसमें जिसका कंसंट्रेशन हमको नोन नहीं था, तो ये क्या कर देते थे, इसी मीडिया में जो था कि कोकोनट होता था, कोकोनट मिल्क, जो नारियल का पानी होता है वो, उसके अलावा जो था क्या करते थे कि जो ईस्ट का एक्सट्रैक्ट होता था, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ये कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट, डीएनए, ये सब चीज़ें जो क्या करते थे, ये क्या करते थे उसमें इंसर्ट कर देते थे, इसमें डाल देते थे। इनका कंसंट्रेशन कोकोनट मिल्क में तो आपको पता ही नहीं है कि इसका क्या कंसंट्रेशन है, तो देखते थे कि ये जो कैलस है इसमें डिवीजन बहुत तेज़ी से होने लगा, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया कि साइटोकाइनिन डिवीजन में मदद करता है। फाइनली किसकी वजह से डिस्कवरी हुई, तो कहोगे टिश्यू कल्चर की वजह से। In addition to oxygen, nutrient media was supplemented with the one of the following extract vascular tissue। अच्छा, एक्सट्रैक्ट वस्कुलर टिश्यू भी अगर डाल देंगे, एक्सट्रैक्ट वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू डाल देंगे तो ये भी क्या करता था, ग्रोथ करता था। तो ये कह रहे हैं कि अगर इतना चीज़ें हम डाल देंगे, कोई एक इसमें डाल देंगे तो ग्रोथ बढ़ जा रही थी। किसके साथ डालेंगे, ऑक्सीजन। ये याद रखना कि इसको साइटोकाइनिन को जब भी अप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं टिश्यू कल्चर में, ऑक्सीजन के साथ ही करते हैं, क्योंकि इन दोनों का कोरिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि जय वीरू की तरह है। एक दूसरे गुंडे को संभालेगा, एक दूसरे गुंडे को संभालेगा, मतलब अल्टीमेटली जीत हो जाती है इन दोनों की। तो ऑक्सीजन और क्या होते हैं, साइटोकाइनिन जो होते हैं, दोनों क्या कहते हैं, सेमली वर्क करते हैं। तो यही देखा इन्होंने, एक्सट्रैक्ट डाल दे, कोकोनट मिल दे, ये सब डीएनए डाल दे तो ये मिल जाता है। मिलर जो थे वो उनके साथी बहुत से 1955 में देखें, आइडेंटिफाइड द क्रिस्टलाइन साइटोकाइनिन प्रोमोटिंग एक्टिविटी सब्सटेंस दैट दे आर टर्म्ड एज काइनेटिन। इतना सब कुछ डालते थे तो हमको किसी को पता नहीं था कि ये सब क्यों ऐसा ग्रोथ प्रमोट कर रहा है। तो बाद में जो था 1955 में एक साइंटिस्ट आए मिलर ने क्या किया, और उनके साथियों ने क्या किया, मिलकर इसको क्रिस्टलाइज किया, पहचाना कि कोकोनट मिल्क में अच्छा क्या ऐसा क्या है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट में या फिर वस्कुलर कैम्बियम या जो टिश्यू है उसमें क्या ऐसा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ को प्रमोट हो रहा है। तो वो एक्चुअली काइनेटिन था। काइनेटिन एक तरह का क्या है, साइटोकाइनिन हार्मोन है। काइनेटिन एक तरह का क्या है, साइटोकाइनिन हार्मोन है। तो हमने इस तरह से क्या किया, टिश्यू कल्चर की मदद से हम लोगों ने ढूंढा किसको, अभी देखो 1955 का है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम लोग क्या किए, इसको ढूंढ लिए काइनेटिन। आगे फिर पढ़ते हैं। तो हम लोग 3 हार्मोन का डिस्कवरी देख लिए, चौथा देखने जा रहे हैं। ड्यूरिंग 1916 दी 3 में, अब ये तो जो तुम्हारा था अब्बा हैं जो हमारे, वो उनकी बात हो रही है। तो 3 अलग अलग जगहों पे, ये 1960 के आसपास जो है 3 अलग जगहों पे 3 कंपाउंड खोजा गया, इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 और डार्मिन। ये 3 तरह का, बाद में ये पता चला तीनों का केमिकल नेचर सेम है। तो बाद में पता चला कि ये जो होता है ये सेम नेम है और इनका सबका नाम रख दिया गया एब्सिसिक एसिड। ये था इसका डिस्कवरी क्या। एच कोजिन्स जो थे कन्फर्म, ये कहे थे कि कुछ जो सब्सटेंसेज होता है वो राइपिंग, जैसे पका हुआ ऑरेंज था उससे क्या होता है, बनाना के पास रख देते थे तो ये कुछ गैसेज रिलीज करता था। वो क्या काम करता था कि बनाना को पकाने में मदद करता था। तो गैस जो था एक्चुअली वो क्या था, एथाइलिन था। तो उससे पता चला कि हाँ ये जो होता है एथाइलिन जो होता है वोलेटाइल गैस हार्मोन है जो कि पकाने में मदद करता है, फ्रूट राइपनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखोगे वोलेटाइल सब्सटेंस राइपेंड ऑरेंज दैट हेस्टेन में बढ़ा देता है राइपनिंग, स्टोर अनराइपेंड बनाना। लेटर वोलेटाइल सब्सटेंस आइडेंटिफाई इथाइलिन गैसेस, और बाद में इसको पता चला कि ये, तो ये सब थी बच्चों, देखो डिस्कवरी कितनी इंटरेस्टिंग थी। कोई टिश्यू कल्चर करने जा रहा है तो वो खोज दे रहा है, कोई फोटो पीरियडिज्म की स्टडी करने गया तो वो खोज दिया, कोई मान लो क्या कहते हैं कि पका रहा था ऑरेंज पका, उसके बगल में बनाना रख दिया, वो पक गया तो उससे ही इसकी खोज हो गई। कोई जो है कि क्या कहते हैं कि अलग अलग खोज के डिस्कवरी किया, बाद में जब केमिकली पहचान लिया गया तो पता चला कि सब एक ही कंपाउंड है। तो इस तरह से कोई फंगस में डिजीज पैथोजन की स्टडी करने गया, उसमें पाया कि फंगस में जो बैकेंड डिजीज था उसकी स्टडी के लिए, तब पा गए कि देखो इसमें जो कंपाउंड था वो था।
इस तरह से डिस्कवरी हुई है। इसलिए इसको कहते हैं सारे जो है एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई है, कोई से पर्टिकुलर के लिए नहीं। लेकिन अगर अब हम लोग जाएंगे डिस्कवरी करने तो हमको पता है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब उसके आगे हम लोग करेंगे कि क्या ऐसा जिबरलिन के जैसा कोई और भी कंपाउंड है जो प्रमोट करती है, इस तरह की चीज़ें हम लोग ढूंढेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में, क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के। तो शुरुआत हम लोग जैसे उसमें डिस्कवरी में किए थे ऑक्सीजन से, ऐसे इसमें भी करेंगे। तो देखो इसमें जो करेंगे ये ऑक्सीजन का, तो पहली ही बात लिख देते हैं, पॉइंट पॉइंट करके हम लोग इसमें लिखेंगे कि हाँ क्या क्या है। तो दो तरह के पहले ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन का बताए थे फार्मूला, ये बेंजीन रिंग था और यहाँ पे इंडोल, इसको इंडोल कहते हैं। इसी में एस्टिक एसिड जोड़ दो। अगर यहीं पे एस्टिक एसिड की जगह ब्यूटारिक एसिड जोड़ लोगे तो इसको क्या कहेंगे, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। अगर यहीं पे ब्यूटारिक एसिड जोड़ लोगे तो इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड कर IBA कर देंगे। इस तरह से क्या होता है, ये होता है। तो इसमें से जो था ऑक्सीजन दो तरह के होते हैं, कुछ तो बताया नहीं, ह्यूमन यूरिन से भी एक्सट्रैक्ट किए गए। तो इसका मतलब वो थे क्या, वो क्या थे जो, या कुछ केमिकल जो होते सिंथेसाइज किए गए ऑक्सीजन। तो दो तरह के तो हो गए, एक तो हो गया नेचुरल और दूसरा क्या होगा, सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन में तुम्हारा आता है NaA, जिसका पूरा नाम नेप्थलीन एस्टिक एसिड, और 2,4-D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर करके 2,4-D पूछा जाता है। तो ये एक तरह का हार्मोन है, वो भी ऑक्सीजन हार्मोन है। 2,4-D ये सिंथेटिक थे। नेचुरली में IAA तो जानते ही, IBA मतलब एस्टिक एसिड की जगह क्या है, ब्यूटारिक एसिड जोड़ दो, बस वही हो जाएगा। तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड और इंडोल 3 एस्टिक एसिड जो था वो तो नाम जानते ही, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। ये सब जो थे, दो याद रखना है नेचुरल, दो क्या है सिंथेटिक ऑक्सीजन है। उसके बाद जो होता है, पढ़ते हैं इसके सारे रोल को, क्या क्या करता है ये। ऑक्सीजन प्लांट द टू अदर नेचुरल सिंथेटिक कंपाउंड ग्रोइंग रेगुलर, दे जनरली प्रोड्यूस ग्रोइंग। अब ऑक्सीजन का हम लोग जिसका देखो जो रोल होता है, जैसे ये ग्रोइंग रीजन है, ग्रोइंग रीजन। तो अभी प्लांट में ग्रोथ जो हम लोग पढ़े थे वो क्या होता है, वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है जो मेस्टमेटिक जोन में ही होता है, वहीं डिवीजन होता है। जैसे रैम था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, सैम था, सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहीं पे डिवीजन होती है और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होकर नया नया सेल्स को ऐड करते जाता है और ये बढ़ता जाता है। तो जहाँ पे डिवाइडिंग सेल होती है, तो हम ये बताए थे ऑक्सीजन के होता है और उसके साथ हमेशा क्या होगा, साइटोकाइनिन, ये भी होगा। तो इन दोनों का मतलब साथ हमेशा रहेगा। ये दोनों जहाँ पे डिवाइडिंग सेल होंगे वहाँ पे होंगे। तो जो भी मेस्टमेटिक जैसे कैम्बियम वगैरह वाले सेल्स होंगे वो वहाँ भी जरूरी होगा। तो रेगुलेटिंग द पार्ट्स में दे जनरली प्रोड्यूस ग्रोइंग एपिक्सेस, मतलब सैम रैम, स्टेम, रूट, वही सैम रैम की बात करें। फ्रॉम वेयर माइग्रेट द रीजन ऑफ देयर एक्शन। जैसे अगर यहाँ सिंथेसिस हुआ, जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ एपिकल में हुआ, तो ये इसका पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, और जहाँ पे वर्क करना होगा वहाँ मूव कर जाएगा। इंडोल IAA IBA हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट से, ये प्लांट सोर्स है नेचुरली। NaN ये है सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ऑल ऑक्सीजन हैज बीन यूज्ड एक्सटर्नली एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर। ये बहुत से जो होते हैं, अब इनका हमको पॉइंट पॉइंट कर करके हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहला जो होता है, पॉइंट करके लिखेंगे हम लोग, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। पहली लाइन ये है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे रोज का फ्लावर, रोज होता है ना, रोज का फ्लावर, तो इसको स्टेम कट कर दिए। अब इसको कहीं जब स्टेम लगाओगे, तो अब जब अंदर लगाओगे तो यहाँ पे रूटिंग हो गई नहीं, एडवेंटिशियस अदर देन रेडिकल जिसे कहते हैं, एडवेंटिशियस रूटिंग होगी। एडवेंटिशियस रूटिंग का मतलब ये कौन प्रमोट करेगा, तो कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। ऑक्सीजन क्या करता है, प्रमोट करता है। दे इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, मतलब जो जैसे कट करके लगा दिए। वाइडली यूज है प्लांट प्रोग्रेस, तो ऐसे प्लांट में जिसमें स्टेम कट करके लगाते हैं, ऑक्सीजन वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन प्रोमोट द फ्लावरिंग पाइनएप्पल, दूसरी लाइन है ये दूसरा पॉइंट है। ऑक्सीजन क्या करता है, प्रमोट करता है फ्लावरिंग पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के लिए अगर जैसे पाइनएप्पल का प्लांट है, तो उसमें क्या करता है, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो फ्लावरिंग बढ़ा देगा तो पाइनएप्पल की जो पॉपुलेशन है, या फिर कह सकते प्रोडक्ट है फ्रूट की, बढ़ जाएगी। दे हेल्प प्रोमोट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेज बट प्रोमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मेच्योर लीफ। ये कह रहे हैं कि जैसे ये पत्ती है और ये जो है ये यंग लीफ है, ये ओल्ड लीफ है और ये क्या है, यंग लीफ है।
तो ये बताओ कि जो जब भी ऑक्सीजन की सिंथेसिस होगी तो ये ज़्यादा डिवाइडिंग सेल होगा ना, मेस्टमेंट यंग लेफ है तो ज़्यादा तेज डिवाइडिंग सेल होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होगी, और यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन धीमे धीमे क्या होने, कम होने लगेगी। तो ये क्या काम करेगा, एब्सीसन में मदद करेगा, पत्ती को गिराने में मदद करेगा, और यंग लीफ में जब ज़्यादा रहेगी तो गिरने नहीं देगी। तो इस तरह से ये क्या करता है कि एब्सीस मेच्योर को तो गिरा देगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जो यंग होते हैं मेस्टमेटिक होते हैं उसको बढ़ाए मतलब होल्ड किए रहती है। तो इस तरह से ये क्या बचा लेती है। तो ये प्रमोट द एब्सिशन ओल्डर मेच्योर लीव्स और फ्रूट दोनों के लिए क्या करता है, इस तरह से करता है। 3 बात हो गई। चौथा देखो, इन मोस्ट आर प्लांट ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्सिलरी बर्ड, द फिनोमिना इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। जो ऑक्सीजन का जो नाम है ना वो इसी नाम से जाना जाता है कि एपिकल डोमिनेंस वाला हार्मोन। तो ये देखो ऐसे है, एपिकल ये है, एपिकल। अब ये इसकी क्या होता है, ये हमेशा कहता है कि हम डोमिनेंट रहेंगे, हम डिवाइड करेंगे, हम नीचे जो सेल छोड़ेंगे हम ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि केवल लेंथ में ये बढ़ता जाएगा। अब ब्रांचिंग जो होगी ये नहीं होने पाएगी क्योंकि सारी एनर्जी जो ये लगा रहा है सेल की, वो कहाँ लगा रहा है, सारी एनर्जी लगा रहा है ग्रोथ में, एपिकल जाने में, और लेटरल ब्रांचिंग हो ही नहीं रही है। तो इससे क्या होगा कि जब जैसे कि अगर हमको बहुत ज़्यादा कोई प्लांट का फ्लावर चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे, जब फ्लावर फ्रूटिंग चाहिए बहुत ज़्यादा तो हम क्या काम करेंगे कि उसमें ब्रांचिंग की जो वो टेंडेंसी है वो बढ़ाएंगे। ऐसे ब्रांच जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतनी ज़्यादा फ्लावर लगेंगे, उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। तो ये मदद करता है हम लोग को किस बात के लिए, तो ये मदद करता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अब जैसे कि इस प्रोसेस को जो ऐसे से जा रहा है, ऊपर बढ़ रहा है ऊपर बढ़ रहा है ऊपर बढ़ रहा है, इसको हम क्या काम करते हैं, एपिकल डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो अब ये देखा जाए कि जो ये है एपिकल वाला यहीं पे सिंथेसिस हो रहा है, इसको काट देते हैं हम लोग, इसको काट के हटा देते हैं, तो ऑक्सीजन जो बन रहा था एपिकल डोमिनेंस दिखा रहा था हट जाएगा। अब जब नई ऑक्सीजन बनेगा तो ये बेचारा क्या करेंगे, लेटरल ब्रांचिंग करने लगेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जो गार्डन में जो देखोगे कहीं पे या फिर कहीं पे जहाँ पे ये होते हैं तो हेज प्लांट बनाते हैं ना, जिसकी ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा पीरियोडिकली कट करते हैं एपिकल वाले को। इससे क्या होता है, ब्रांचिंग होती है। जैसे अशोक का पेड़ होता है जो सराका इंडिका, उसमें भी क्या करते हैं, इस तरह का करते हैं, तो इससे क्या होता है, ब्रांचिंग बढ़ जाती है। तो एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करना है तो क्या कर दो, डीकैपिटेशन कर दो, मतलब उसका एपिकल को ही काट के हटा दो, ऐसे ऐसे करके हटा देते हैं। तो हेज प्लांट मतलब बड़ा बढ़िया चौड़ा, ऐसे ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, लेटरल ब्रांचिंग, क्योंकि सारी एनर्जी किस में लगा रहा है, एपिकल के लिए। रिमूव सूट टीप डीकैपिटेशन अगर कर लेंगे तो ये क्या करेगा, लेटरल बर्ड्स आ जाएंगे। इट वाइडली यूज टू एप्लीकेट हेज मेकिंग प्लांट, कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों, क्योंकि लेटरल ब्रांच यहाँ पे अब नहीं होगा तो लेटरल ब्रांचिंग वर्क करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट पढ़ा है, तो पहला कि ये स्टेम कटिंग हो गया, दूसरा क्या आ गया, पाइन एप्पल में प्रमोशन करता है, तीसरा जो होगा कि अर्ली स्टेप में करने नहीं देगा, चौथा है एपिकल डोमिनेंस हो गया। तो ये 4 इसके फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। कुछ और देखते हैं, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड 2,4-D, ये जो होता है सिंथेटिक ऑक्सीजन है, वाइडली यूज होता है डाइकार्टिलिडन प्लांट के, नॉट मोनोकार्टिलिडन। डाइकार्ट 2,4-D जो वाइडली यूज है डाइकार्टिलिडन प्लांट को हम लोग किल करने में यूज करते हैं। तो लॉन वगैरह में जो बनाने गार्डनर होते हैं ना, यूज करते हैं वीड फ्री गार्डन बनाने या लॉन बनाने में। ऑक्सीजन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंसेस, हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में तो पता ही है, और ये क्या करता है कि जाइलम डिफरेंशिएशन में भी मदद करता है। तो एक तो ये हो गया कि वीड वाला, उधर कितना था, 3 था आई थिंक, यहाँ 4 था, यहाँ ये 5वां काम इसका ये था फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, 6ठा ये काम था जाइलम डिफरेंशिएशन, 7वां था सेल डिवीजन में। ऑक्सीजन का एक बात और जान जाओ, ऑक्सीजन जब भी कभी नाम आए तो इसका याद रखना रूटिंग के लिए जाना जाता है। किसके लिए, अब स्टेम कट कर दिए तो स्टेम जब लगाओगे तो इसमें रूटिंग ही करेगा ना, तो इसको किसको प्रमोट करेगा, रूटिंग को। इसको प्रमोट करेगा, रूटिंग को प्रमोट करने के लिए ऑक्सीजन जाना जाता है। ये आगे भी हम कुछ इसके बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं जिबेरलिन आ जाता है, जो जिबेरेला फंजिकोरी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहाँ फंगस से डिस्कवर हुआ था, और डिजीज की अध्ययन करने गए थे, बाद में पता चला कि ये कंपाउंड जो था वो कोई एक कंपाउंड था, जिबेरलिन था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके बहुत फॉर्म्स मिल गए, थोड़ा थोड़ा चेंजेस में कोई ये कंपाउंड उसमें हट गया, उसमें जुड़ गया, इस तरह से रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, इस तरह से क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स के जिबेरलिन खोजे गए। इनका नाम हो गया जिबेरलिक एसिड। तो एचडी हार्मोन था ये। तो ये जैसे ऑक्सीजन भी क्या है, एचडी हार्मोन है। कैसे,
फिनॉक्सी एस्टिक एसिड ना, तो वो भी एसिडिक हार्मोन होता है। जिबरेलिक एसिड इसका नाम है, जिबरेलिन जैसे कहते हैं। तो बहुत तरह के जिबरेलिन खोजे गए, GA1 GA2 ऐसे ऐसे, जिसमें से GA3 जो था बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया, और इसका जो फिजियोलॉजिकल रोल होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सबसे पहले इसी को डिस्कवर किया गया, और बहुत ज़्यादा इसका फिजियोलॉजिकल रोल भी है। तो वो सब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इसका। तो जिबरेलिन जो होता है अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटिंग, PGR तो है ही है, प्लांट PGP भी है, PGP है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग है। देयर आर मोर देन 100 जिबरेलिन रिपोर्टेड वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिबरेला फंजिकोरी में। दे आर डोनेट GA3 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाओगे। सो हाउ एवर जिबरेलिक एसिड आ गया, GA3 वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिबरेलिन टू बी डिस्कवर्ड एंड रिमेन द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडी, सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया। ऑल GAR एसिडिक, ये सही है। दे प्रोड्यूस ए वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द प्लांट। अब पढ़ते हैं कि क्या क्या करता है फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में। तो इसका जब भी याद रखना, तो एक तो याद रखना, जैसे उसका ऑक्सिन का सबसे मेन फंक्शन याद रखना एपिकल डोमिनेंस, दूसरा रूटिंग, और इसका क्या होता है इंटरनोडल एलांगेशन क्या करता है, इंटरनोडल एलांगेशन करता है। जैसे तो देयर एबिलिटी टू काज इंक्रीज द लेंथ एक्सिस ऑफ यूज इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉल, मतलब जो ये एक्सिस है इस पे ग्रेप्स लगे हुए हैं, तो ये क्या काम करेगा, ये जो एक्सिस है इसको बढ़ा देगा, एक्सिस बढ़ा देगा तो ज़्यादा ग्रेप्स लगेंगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि जो अर्निंग होगी ज़्यादा होगी, क्या होगा एक तरह से अच्छी बात होगी इसकी ना। तो ये क्या करेगा, ग्रेप्स स्टॉल को बढ़ा देता है लेंथ में, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बढ़ जाती है। तो पहले से इस तरह होगा, पहली बात होगी फिजियोलॉजिकल, मतलब ग्रेप को स्टॉल को बढ़ा देता है, ये लेंथ एक्सिस को बढ़ाता है। दूसरा गिवनिंग काज फ्रूट लाइक एप्पल टू एलांगेटेड इम्प्रूव द शेप। दूसरा हो गया, मतलब समझो सब अच्छे अच्छे जो फल होते हैं जैसे अंगूर और क्या सेब, ये दोनों के लिए क्या होता है, जिबरेलिन बहुत ही अच्छा हार्मोन है। जिबरेलिन क्या करता है, सेब की साइज़ के जो छोटे छोटे सेब हैं उसको क्या करता है, थोड़ा बढ़ा देता है सेब को, और क्या करता है इलांगेटेड कर देता है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा हैवी होगा, तो ये फ्रूट जो प्रोडक्टिविटी होती है बायोमास में भी बढ़ जाएगी। दे आल्सो डिले सेंसेशन, ये तीसरी बात होगी। डिले सेंसेशन का मतलब होता है कि जल्दी, जैसे कि कल जो हम लोग ग्रोथ में पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम जो ग्रोथ में पढ़े थे, ग्रोथ का क्या होता है इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। ग्रोथ में ये पढ़े थे लैग फेज, लॉग फेज, सेंसेस फेज। तो ये जो सेंसेन फेज है, सेंसेन स्टेशनरी फेज, फिर ये क्या था सेंसेस फेज। तो इस सेंसेन फेज को आने से पहले ये इस फेज को बढ़ा दे, स्टेशनरी या लैग फेज को या लॉग फेज को या स्टेशनरी फेज को बढ़ा दे, ताकि सेंसेन फेज देर में आए। मतलब कहने का ये है कि बुढ़ापा आने में लाने में देरी करता है, रोक देता है। 10, तो तीसरा होगा डिले सेंसेशन। चौथा है 10 द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ट्री लॉन्गर। जब डिले सेंसेशन जो होगा, तो जैसे कि पत्तियाँ होगी, पत्तियाँ गिर जाएंगी, सेंसेशन या एब्सिशन का मतलब पत्ती गिर गई, फ्रूट गिर गए। अब जब देर में गिरेगा तो अब जैसे मार्केट में एक साथ ही सारे फल आ गए, तो जब देर में फ्रूट तुम्हारा जो गिरेगा, फ्रूट ज़्यादा देर में गिरेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि ये जो फ्रूट होगा हम बाद में मार्केट में लाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एग्जांपल देखो, जैसे आम का सीज़न जब आता है तो उस समय क्या होता है, शुरू में बहुत महंगा होता है, बीच में जब बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाता है तो उसकी दाम कम हो जाती है। तो लेकिन प्लांट की क्या बात है कि प्लांट तो रुक नहीं सकता, तो इस तरह के हार्मोन का अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो वो रुक जाएगा, कि जल्दी फ्रूट नहीं गिराएगा। उस तरह से हम क्या काम करेंगे, उसको होल्ड किए रहेंगे, और जब मार्केट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, एक तरह से क्या होगा, मार्केट में मैंगो की जो प्रोडक्टिविटी है थोड़ा कम हो जाएगी, या फिर मिलना जो आसानी से अवेलेबल होना बहुत कम हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, ये जो है छिड़काव करके थोड़ा डिले करा देंगे, डिले करा के फिर मार्केट में। इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी और अच्छी होगी। दूसरी बात ये है कि जो होगी इनकम अधिक होगा, जो भी होगा बेचारा जो किसान होगा उसका बहुत ज़्यादा इनकम होगा। GA3 यूज एज स्पीड अप द मॉल्टिंग प्रोसेस ऑफ बीवरिंग इंडस्ट्रीज। इस मॉल्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, एमाइलेज एंजाइम था, कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। ये सीड में एमाइलेज एंजाइम जो है यूज कर लिया। अब एमाइलेज जो होगा तो उससे क्या बनेगा, माल्टोज, क्या बनेगा, माल्टोज। तो माल्टोज को फॉर्मेशन को ही क्या करा, माल्टिंग प्रोसेस। माल्टोज से फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज, ये सब जो भी बनना है ये बन जाएगा।
तो जो माल्टोज बन गया, माल्टोज का जो है इस्तेमाल हम करते हैं बीवरी इंडस्ट्रीज में बहुत से बीवरिंग बनाने के लिए। तो इस यही कह रहा है GA3 जो होता है इंड्यूस करता है माल्टिंग प्रोसेस। तो कितने हो गए 1 2 3 4 जो प्रोसेस इसके बहुत ही यहाँ पे हम लोग अभी देखें। जो माल्टिंग वाला अगर तुम थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो अगर देख सकते हो कि जब ये सीड है, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपके, देखो जो ये सीड था, ये सीड था जिबरलिन जो के लिए। तो जिबरलिन यहाँ सिंथेसिस हुआ, जिबरलिन गया तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को एल्यूरान लेयर में क्या काम किया, इंड्यूस किया कि ये रिलीज करे। और ये क्या किया, एंडोस्पर्म में जो न्यूट्रिएंट स्टोर था जो कि स्टार्च था उसको क्या कर दिया हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसे अल्फा एमाइलेज हो गया, ये सब क्या करें सिंथेसिस हुआ, वो ब्रेक डाउन कर देगा। अब ब्रेक डाउन जब कर देगा ये मोबिलाइज कर देगा। इसी का देखो यहाँ लिखा है अल्फा एमाइलेज, ये सारी बातें लिखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो देखो सबसे पहले क्या जिबरलिन सिंथेसिस हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा कि जिबरलिन डिफ्यूज टू द एल्यूरान लेयर, एल्यूरान लेयर में जाएगा तो वहाँ से क्या करेगा, एल्यूरान लेयर काज इंड्यूस द सिंथेसिस एंड सिक्रीट अल्फा एमाइलेज हाइड्रोलेजेज एंड इंडोस्पर्म, ये रिलीज कर देगा। इंडोस्पर्म से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को स्टार्च को डाइजेस्ट करके जो है ब्रेक डाउन कर करके इस तरह से भेज देगा। तो यही है, इसी का इस्तेमाल, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये सब क्या करते हैं माल्टिंग प्रोसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। माल्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि जिबरलिन का एप्लीकेशन करेंगे तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, वो हार्मोन सिंथेसिस करेगा या इंजाइम जो सिंथेसिस करेगा जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम है। ये 4 फंक्शन हम लोगों ने देखा। अब 5वां देखते हैं। शुगर केन जो है, शुगर केन के बारे में बताए हैं इन्होंने बात। शुगर केन का मतलब हो गया क्या, सीफर पौधा। सीफर पौधा में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, शुगर का मेन सोर्स होता है शुगर केन। फिर उसके बाद क्या है, शुगर बीट है। तो ये जो शुगर केन है स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज ए शुगर इन देयर स्टेम, ठीक है। ये क्या कौन सा पौधा है बच्चों, सीफोर प्लांट है। स्प्रेइंग द शुगर केन क्रॉप विद गिबरलिंग इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। अब जैसे ये है नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड शुगर केन देखा होगा, शुगर केन ये हुआ है। कई लोग शुगर केन पहचान नहीं पाते हैं। वो क्या होता है कि एक बजड़ी होती है जिसको कहते हैं कि वो भी कॉर्न की जैसा क्रॉप है। तो वो क्या है कि उसको ही शुगर केन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे नोड होता है और ये दोनों क्या इंटरनोड। तो ये जितना बड़ा इंटरनोड होगा दो नोडों के बीच में, उतना ही ज़्यादा क्या होगी उसकी लेंथ होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा इसमें शुगर कंटेंट होगा, तो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो जिबरलिन का छिड़काव हम कर देंगे अगर इस पर शुगर केन पे, तो क्या होगा इसकी स्टेम जो होगी वो इलांगेट हो जाएगी। जो अभी यही पढ़े थे ना इंटरनोडल इलांगेशन, वही वाली बात है। इंक्रीज द इल्ड 20 टन पर एकड़ बढ़ा सकते हैं हम लोग। उसके बाद मतलब 20 टन एकड़ बढ़ा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो ये हो गया तुम्हारा क्या 5वां। छठा, स्प्रेइंग जूलियन कोनिफर्स GA hasten the maturity period, thus leading early seed production to जिबरलिन आल्सो प्रमोट द बोल्टिंग इंटरनोडल। ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। इन सबको देख लेते हैं। 6 वाला कह रहा है कि कोनिफर जो होते हैं, कोनिफर्स मतलब जैसे पाइनस हो गया, इन सब जो जिम्नोस्पर्मिक हो गए जो कोन की तरह ऐसे बनाते हैं, जिनकी प्लांट को देखोगे तो ऐसे कोन की तरह होंगे, ऐसे हो गया ना, कोन की तरह ऐसे ऐसे होते हैं। तो इस तरह के पौधे क्या काम करते हैं, ये थोड़ा जो वहाँ पे क्या होता है आइस वाइस गिरता है तो इससे बचने के लिए ऐसे बना लेते हैं। तो वे क्या काम करते हैं कि कोन की तरह बनाते हैं। तो ये इनकी मेच्योरिटी ना बहुत ज़्यादा साल तक होती है, मतलब जिम्नोस्पर्म की जो मेच्योरिटी उसको ये कम कर देता है और जल्दी जल्दी सीड प्रोडक्शन करता है। जैसे पाइनस जियार्डियाना हो गया, उसको हम लोग खाते हैं। और भी बहुत से जो प्रोडक्ट है जैसे पाइनस के हैं, चिलगोजा एक होता है, साबूदाना होता है, जो होता है साइकस का कई से प्रोडक्ट होता है वो हम लोग खाते हैं। तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी वो लाइफ जो मेच्योरिटी है उसको कम कर देगा ये। और जिबरलिन आल्सो प्रमोट बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे ये दिख रहा होगा, ग्रीन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कुछ सेटअप की वजह से। तो ये देखो ये पौधा होता है जिसमें ऐसे ऐसे करके लगे होते हैं, उसको कहते हैं हम रोजेट हैबिटेट। तो रोजेट हैबिटेट वाले जैसे कि हमारा कैबेज होता है, कैबेज भी देखो रोजेट हैबिटेट होता है। फिर वो क्या काम करता है कि नोड इंटरनोड होते हैं, नोड इंटरनोड में इंटरनोडल एलांगेशन किया, उसके बाद क्या करेगा फ्लावरिंग करेगा। तो उसी को कहते हैं बोल्टिंग करना। बोल्टिंग करने का मतलब इंटरनोड इलांगेट करना, फिर उसके बाद फ्लावरिंग करना। ये होता है बीट में, कैबेज में, मेनी प्लांट्स जिसमें रोजेट हैबिटेट होती है। तो बोल्टिंग से क्या होता है, बड़े बड़े हम क्या कर सकते हैं, जो रोजेट हैबिटेट के प्लांट जैसे कैबेज को, बड़ा बड़ा कैबेज को पा सकते हैं। तो ये सब सारे थे तुम्हारे जिबरलिन का फिजियोलॉजिकल। कितने रोल, 7, 1 2 3 4 5 6, एक एक का आपको याद रखना है।
साइटोकाइनिन का देखो क्या है। साइटोकाइनिन के बारे में कैसे खोज हुआ था, तो टिश्यू कल्चर से खोज हुआ था। किसके साथ यूज करेंगे, हमेशा ऑक्सीजन के साथ यूज करेंगे। तो ये पूछा जाता है कि साइटोकाइनिन जो होता है ये स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, वह डिस्कवर एज ए काइनेटीन मॉडिफाइड एडेनिन या प्यूरिन। प्यूरिन जो है प्यूरिन का फॉर्म है जो एडेनिन काइनेटीन से होता है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव ऑफ हेरिंग स्पर्म डीएनए। ये देखो मछली है जिसका नाम है हेरिंग, क्या नाम है, हेरिंग फिश। तो हेरिंग इस मछली के क्या होता था, स्पर्म के डीएनए, इसके स्पर्म के डीएनए से, इसके स्पर्म के किससे, डीएनए से क्या किया था, निकाला गया था। तो डीएनए में क्या हो गया, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो प्यूरिन से निकाला गया था। एजी प्यूरिन था, प्यूरिन से कौन से, एडेनिन से। तो एडेनिन से क्या हुआ था, इसको निकाला गया था। ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, नेचुरली तो नहीं होता है। सर्च ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी लीड टू आइसोलेशन जियाटिन। तो प्लांट में देखा गया कि काइनेटिन जैसा कुछ है, तो कहें कि हाँ कुछ उस तरह सिमिलरिटी है जिसका नाम है जियाटिन। तो नेचुरल सोर्स में अगर पूछा जाए कौन सा होगा, तो कहोगे कि कोकोनट मिल्क में, जैसे बताया था ना टिश्यू कल्चर में कोकोनट मिल्क यूज हुआ था, तो जियाटिन था। कॉर्न में जियाटिन, अगर हमको जियाटिन चाहिए तो कहाँ से ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क कॉर्न कर्नल से। सिंस डिस्कवरी जियाटिन सेवरल नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड वेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी, बहुत से ऐसे उसी से सिमिलर जो कंपाउंड भी खोजे गए, हैज बीन आइडेंटिफाइड। नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन दोनों वहाँ पे जहाँ मेस्टमेटिक एक्टिविटी तेज होती होगी। जैसे ऑक्सीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनाते हैं कि ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन रूटिंग करता है। ये क्या काम करता है, साइटोकाइनिन के याद रखना, साइटोसूट, साइटो से सूट, साइटो से क्या याद रखो, शूटिंग करता है, सूट मतलब फॉर्मेशन में मदद करता है। तो अगर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दे दे 1:1 के रेशियो में, बताओ रूट बनेगा कि सूट बनेगा, टिश्यू कल्चर में अगर दे दे तो कहोगे कुछ नहीं, वो अभी भी कैलस ही रहेगा, अनडिफ्रेंशिएटेड रहेगा। तो क्या अगर ऑक्सीजन 2:1 के दे दिए तो 2 ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, तो क्या उसमें पहले होगा, रूटिंग होगा, शूटिंग होगा, यस शूटिंग भी होगा लेकिन लो लेवल पे होगा, पहले रूटिंग होगा। तो ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का रेशियो डिटरमाइन करते हैं टिश्यू कल्चर में, ये रूटिंग और शूटिंग को प्रमोट करने के लिए। तो ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है। सम ऑफ द सिंथेटिक, ये नेचुरल साइटोकाइनिन हो गया, वेयर सेल डिवीजन रैपिड, फॉर एग्जांपल रूट एपिसेस, डेवलपिंग शूट बड, यंग फ्रूट, ये इन सब में क्या होता है, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोफिल इन लीव्स, नया पत्तियां बनाने में, क्लोरोफिल बनाने में, सब में ये क्या करता है, मदद करता है। और सूट ग्रोथ में देखो आ गया फिर से सूट, लेटरल ब्रांचिंग में क्या किसकी में मदद कर रहा है, लेटरल ब्रांचिंग में, मतलब किसकी तरह, ये ऐसे से लेटरल। तो ये एपिकल डोमिनेंस का उल्टा काम कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन के किस टर्न में ये उल्टा काम कर रहा है, तो कहोगे कि लेटरल ब्रांचिंग में। ऑक्सीजन नाम किसकी वजह से जाना जाता था, वो एपिकल डोमिनेंस है, और ये किसके नाम से जाना जाता है, लेटरल ब्रांचिंग के नाम से। लेटरल सूट ग्रोथ करेगा, एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन करेगा। साइटोकाइनिन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, यही देखो लिखा है कि ओवरकम कर लेगा। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प टू डिले इन सेंसेशन। डिले इन सेंसेशन मतलब जो यही पत्तियां फॉल हो रही थी उसको बचा ले, फ्रूट को फॉल हो जाए उसको बचा लेता है। तो इसी को कहते हैं रिचमांड लैंग इफेक्ट। रिचमांड लैंग इफेक्ट ये बताया था कि अगर न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, उससे बच जाती पत्तियां जो होती हैं, डिले हो जाती है उनमें सेंसेशन होने में, मतलब पत्तियां को मुरझाने या गिरने में जो होता है डिले होता है, इसी को कहते हैं रिचमांड लैंग इफेक्ट कहते हैं। तो रिचमांड लैंग इफेक्ट का ये मतलब था, जब पूछा जाए कि डिले सेंसेशन रिचमांड लैंग इफेक्ट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, आप तो क्या बताओगे, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्या, साइटोकाइनिन। अब आ जाते हैं हम लोग इथाइलिन के बारे में पढ़ते हैं। इथाइलिन क्या होता है, तो ये ओनली गैसेस हार्मोन है जो हम लोग जानते हैं। तो इसका फ्रूट राइपनिंग में था, ऑरेंज का कैसे इसका डिस्कवरी हुआ था, ऑरेंज पका हुआ था, उसी के बगल से क्या होता है, गैसेस रिलीज हो रहे थे, बनाना भी पक गया, तो इसी से क्या हो जाएगा, ये पता चल गया। इथाइलिन सिंपल गैसेस पीजीआर सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट टिश्यू अंडरगो सेंसेशन, मतलब जो पकने वाले होते हैं उसमें, और जो मुरझाने या इन सब के उसमें ज़्यादा सिंथेसिस होता है, और ऑक्सीजन साइटोकाइनिन ग्रोइंग सेल्स में। इन्फ्लुएंस ऑफ द इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। देखो इसका एक इथाइलिन का ये था ट्रिपल रिस्पॉन्स, जो इसका रोल होता है इथाइलिन का, इसको जानते हैं ट्रिपल रिस्पांस। पहला है ट्रिपल मतलब 1 2 3, तो पहला है, दूसरा और तीसरा। पहला रिस्पांस है
हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, पहला क्या है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, और दूसरा रिस्पांस क्या है, देखो ये पहला है, दूसरा स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, तीसरा जो है तुम्हारा ये हो जाएगा एपिकल हुक फॉर्मेशन, एपिकल हुक फॉर्मेशन हो गया, एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये तीन तो जो थे रिस्पांस होता है एथाइलिन का, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको कह सकते हो बायो एसिड टेस्ट भी है एक तरह का, कि अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो कंफर्म है कि वो एथाइलिन है। क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में मदद कर रहा है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस में मदद कर रहा है, हुक फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, तो ये समझ जाओ क्या है, एथाइलिन ही है। तो इसी को कहते हैं ट्रिपल रिस्पांस। तो ट्रिपल रिस्पांस इज द रिलेटेड विद द, तो कहोगे एथाइलिन। ट्रिपल रिस्पांस जो होता है किससे रिलेटेड है, तो कहोगे एथाइलिन से। तो स्वेलिंग ऑफ एक्सिस हो गया, दूसरा एपिकल हुक इन डाइकार्टिलेज सीडलिंग में। एथाइलिन प्रमोट द सेंसेशन एब्सिशन, क्योंकि उसी में बन ही रहा है प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर, फ्लावर के लिए। एथाइलिन हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, इसलिए इसको फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। इसकी दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसेस हार्मोन और फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। पका देता है, जो फ्रूट राइपनिंग होती है, जो दो तरह के फ्रूट होते हैं, एक क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो ये क्या करता है, जब फ्रूट राइपनिंग होती है तो उसमें रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ा देती है, क्या करता है, रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ा देता है। एथाइलिन ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी, हाँ यहाँ लिखा है, इट इनहेंसेड द रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब फ्रूट पकता है तो उसमें क्या करता है, रिस्पायरेशन रेट को ये क्या बढ़ा देता है। दिस राइज रेट रिस्पायरेशन कॉल्ड रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक, क्लाइमेट्रिक रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं उसको, जो फ्रूट की क्या रिस्पायरेशन को बढ़ा देता है। इथाइलिन ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी, नेट जनरेशन इन पीनट सीड, स्पोर्टिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर लिखो तो ट्रिपल रिस्पांस तो लिख लिया, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में पहला ये लिख लो कि ये क्या होगा कि ये सीड डॉर्मेंसी अभी तो उल्टा काम कर रहा था, मेच्योर सीड में पत्तियों गिराने में ये कर रहा था, लेकिन सीड में इसका काम अच्छा कर रहा है, बड की डॉर्मेंसी, इसीलिए एथाइलिन को दोनों में रखा गया था ना, उल्टा सीधा दोनों काम कर रहा है। एथाइलिन सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, इनिशिएट जर्मिनेशन को मदद करता है, जैसे पीनट में, ट्यूबर पोटैटो जो आलू का ट्यूबर होता है ना, उसमें आई बर्ड होते हैं उसके राइजिंग में। उसके बाद एथाइलिन प्रमोट द रैपिड इंटरनोडल पेटिकुलर एलांगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, राइस में जैसे राइस है तो ये पानी इसको बहुत चाहिए होता है ना, तो ये इसको बढ़ाता है, इंटरनोड को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जो पानी में सारा पत्तियां डूबे ना रहे, ऊपर भी रहे, तो इससे क्या करता है, राइस में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। इट हेल्प टू लीव अपर पार्ट ऑफ द सूट रिमेन एबव द वाटर, ये वाटर से जो कैनापी है इसकी वाटर की, ये जो लेयर है उससे ऊपर रखने में मदद करता है। एथाइलिन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट के ग्रोथ में मदद करता है और रूट हेयर फॉर्मेशन में मदद करता है। तो रूट हेयर जितना ही बढ़ेगा उतना ही सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ही एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। हेल्पिंग प्लांट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। तो ये हो गया इसका, स्पोर्टिंग में मदद करता है। दूसरा प्रमोट द इंटरनोडल पेटिकुलर एलांगेशन, डीप सी राइस प्लांट में पेटिकुलर एलांगेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एबव द वाटर के में रहने में मदद करता है। ये प्रमोट करता है रूट को, रूट हेयर फॉर्मेशन में। तो ये दो हो गया, ये तीन हो गया। अब एक और बात है, तो इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, निगेटिव ये है कि सेंसेशन में मदद करता है, और पॉजिटिव क्या है कि ब्रेक डॉर्मेंसी में मदद करता है, और प्लांट को इंटरनोड इलांगेट करने में मदद करता है, और सरफेस जो रूट हेयर को फॉर्मेशन करता है, जिससे सरफेस एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। एथाइलिन यूज इनिशियली फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में मतलब फ्लावरिंग फ्रूटिंग से ही रिलेटेड है। इट आल्सो इंड्यूस द फ्लावरिंग मैंगो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आम तभी खा पाएंगे, क्या करता है, फ्लावरिंग मदद करता है। सम इथाइलिन रेगुलेटर सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट वंस मोस्ट ऑफ द मोस्ट पीजीआर इन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये हार्मोन है पीजीआर। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड इज द इथाइलिन इज द इथेफोन। अब देखो अगर पूछा जाए कि इथेफोन क्या है, तो कहोगे कि ये भी एक इथाइलिन रिलीजिंग कंपाउंड है। क्या है, इथाइलिन हार्मोन को रिलीज करने, ये रिलीज करता है क्या, इथाइलिन। तो इथाइलिन इथेफोन को प्लांट में छोड़ दिया जाता है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है, प्लांट जब एब्जॉर्ब करता है तो ये धीमे धीमे रिलीज करता है इथाइलिन गैसेस हार्मोन को, धीमे धीमे क्या करता है, स्लोली रिलीज करता है, उसमें इथाइलिन की जो कमी को पूरी करती है। तो देखो द मोस्ट वाइडली कंपाउंड इथाइलिन इथेफोन इज एक्वस सोल्यूशन, ये कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, इथेफोन इज रेडली एब्जॉर्ब बाय ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली। इथेफोन हैस्टेन द फ्रूट राइपनिंग, ये क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है, तेजी से कर देता है, फल जल्दी से पका देता है।
एप्पल एंड स्लेट द एब्सिशन करता है ये, थिनिंग कॉटन, चेरी, इन सब में। इट प्रमोट द फीमेल फ्लावरिंग इन द ककम्बर देयर बाय इंक्रीज द इल्ड। तो जब फीमेल फ्लावर ज़्यादा बनेंगे तो इससे क्या करता है, ककम्बर की जो इल्ड होगी, जैसे पॉलिनेशन, पॉलिन गिन आ रहा है तो उससे ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, इसलिए इल्ड बढ़ता है। तो फीमेलनेस हार्मोन, मेल फीमेलनेस जो होता है ये डिपेंड करता है हार्मोन की कंडीशन पे, तो ये भी याद रखना है कि इस पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं लास्ट वाला जो हार्मोन था तुम्हारा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में देखो हम लोग क्या देखते हैं, एज मेंशन एब्सिसिक अब्बा है ये, मतलब ये क्या काम करते हैं कि डॉर्मेंसी को में रखने में मदद करते हैं। बट अदर रोल इसका भी वेल नोन है। इट एक्ट एट द जनरल प्लांट इनहिबिटर, इनहिबिटर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के इनहिबिट करता है। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, क्लोजर स्टोमेटा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोमेटा क्लोज करता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। टॉलरेट, इंक्रीज द टॉलरेट ऑफ प्लांट, टॉलरेट करने में अब्बा है ना, तो हमें मदद करते हैं टॉलरेट करने में, इस तरह से याद रखो। Therefore it also called the stress hormone। देखो आगे बात, ए इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट, मेचुरेशन, डॉर्मेंसी, मतलब ये सब जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे ये। जैसे टीचर आपको डांटता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, वो एक तरह अब्बा की तरह काम कर रहा है। इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, एबीए हेल्प डू द डेसिकेशन, अदर फैक्टर अनफेवरेबल ग्रोथ, जब फैक्टर सही नहीं होगा तो वो रोक देगा सब कुछ को। इन मोस्ट सिचुएशन एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जीए, मतलब एबीए और जीए दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, मतलब इसका जो काम होगा इसका उल्टा काम ये होगा। तो बहुत हर में नहीं, लेकिन मोस्ट के एक सिचुएशन में ये होता था, ये पूछा जाता है। वी में समझा थे एनी एवरी फेज ऑफ द ग्रोथ डिफरेंशिएट सच डेवलपमेंट में, अदर पीजीआर हैज सम रोल प्ले, कुछ में एंटागोनिस्टिक और कुछ में सिनर्जिस्टिक। कुछ में जो था हमने ये देखा, जैसे अभी यहाँ पे देखा जीए और एबीए क्या थे, एंटागोनिस्टिक रोल कर रहे थे बहुत से में। ऑक्जीन और साइटोकाइनिन क्या करते हैं, सिनर्जिस्टिक रोल करते थे, मतलब दोनों साथ साथ मिल के प्रमोट करते थे ग्रोथ को। तो इस तरह से बहुत से हार्मोन जो होते हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं, कोई इंटागोनिस्टिक का काम करता है, कोई क्या करता है, इनहिबिटर का काम करता है। सिमिलरली नंबर ऑफ इवेंट्स हैड बीन लाइव प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट अफेक्ट द डॉर्मेंसी सीड, बहुत से करते हैं। रिमेंबर द पीजीआर ओनली वन। अब देखो ये कह रहा है कि अभी तक तो पीजीआर हम लोग देख रहे थे कि प्लांट है, प्लांट के इंटरसेलुलर जो था पीजीआर पूरा पढ़ लिए। अब लेकिन इसके बाद एक्सटर्नल, अब मान लो हार्मोन सही सिंथेसिस हो रहा है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वर्क ही नहीं कर रहा है या सिंथेसिस नहीं हो रही है, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर हो गया और क्या हो गया, लाइट हो गया। तो यहाँ पे दो बातें दी गई है, एक लाइट का इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसको कहते हैं फोटो पीरियडिज्म, जो फ्लावरिंग में इंड्यूस करे या बताता है, और दूसरा एक जो है उसको कहते हैं वर्नालाइजेशन, वो क्या होता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों एक्सटेंसिव फैक्टर किस तरह से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट में मदद करता है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। फोटो पीरियडिज्म में जानते हो इसमें क्या होता है, एक बहुत ही फाइटोक्रोम एक कंपाउंड होता है, फाइटोक्रोम, ये इसकी वजह से ये सारी वे होती है। तो ये दो फार्म में होता है, पी आर और पी एफ आर। क्या होता है, पी आर पी एफ आर में होता है, यहाँ पे आई थिंक होगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो ये जो ये एक तरह का फाइटोक्रोम है, दूसरा ये क्या है, पीएफआर। तो अगर लाल लाइट रेड कलर की विब्योर में रेड ट्रीटमेंट दिया तो पीआर चेंज हो जाएगा पीएफआर में, और ये क्या करेगा, पॉइंट रिस्पॉन्स करेगा फाइटोक्रोम में, उससे क्या होगा, फ्लावरिंग होगी। तो फ्लावरिंग के लिए क्या होगा, रेड लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है पीआर पीएफआर में। ये असल में क्या होते हैं, फोटोसेंसरी पिगमेंट होते हैं एक तरह से, या फोटोसेंसरी कंपाउंड होते हैं प्लांट में जो इसको सेंस करते हैं। तो इसकी सिंथेसिस हुई और रेड कलर की ट्रीटमेंट आई, लाइट आई, तो उसमें क्या हो गया, प्लांट रिस्पॉन्स का फ्लावरिंग किया। दूसरा क्या हो गया कि फार रेड अगर लाइट इसको मिल गई तो ये फिर से रिवर्ट इसमें आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स फ्लावरिंग कब होगा, जब ये चेंज होगा किसमें, पीएफआर में। तो फार रेड लाइट क्या करता है, फ्लावरिंग को पीछे की तरफ ले जाता है। कभी कई बार ये देखा है कि स्लोली स्लोली ये अपने आप जो होता है अगर अंधेरे में रख देंगे तो इस फॉर्म में आ जाता है। तो फाइटोक्रोम दो फॉर्म में होता है, पीआर पीएफआर में, इसका रोल होता है फोटो पीरियडिज्म में। अब हम लोग फोटो पीरियडिज्म पढ़ लेते हैं, क्या होता है फोटो पीरियडिज्म। तो देखो यहाँ पे फोटो पीरियडिज्म के बारे में लिखा है कि हर प्लांट जो होता है, हर प्लांट क्या, कुछ पौधे, जैसे तीन तरह के पौधे होते हैं। एक पौधा जो होता है कि प्लांट जो होता है, प्लांट होता है, वो प्लांट क्या करता है, लाइट के जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन और क्वांटिटी, मतलब अगर रेड लाइट आ रही, कौन सी लाइट है, ड्यूरेशन को मेजर करता है। एक प्लांट होता है जो प्लांट के ड्यूरेशन को मेजर नहीं करता, ड्यूरेशन को मेजर नहीं करता। एक प्लांट है लाइट की ड्यूरेशन को मेजर करता है, एक प्लांट लाइट की ड्यूरेशन को मेजर नहीं करता है। जो ड्यूरेशन को मेजर नहीं करते उसको कहते हैं डे ऑफ न्यूट्रल प्लांट,
न्यूट्रल प्लांट, और इसको कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट। तो जो जो मतलब ये जो डे लेंथ को मेजर करता है, या फिर नाइट को भी, बाद में पता चला कि नाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डे ऑफ न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। उससे लाइट वूट से कोई मतलब नहीं था। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो लाइट के ड्यूरेशन को, एक्सपोजर को करते हैं, उसको हम सेंस करते हैं, उसको कहते हैं सेंस करने वाले जो कंपाउंड कौन है, फाइटोक्रोम। या पीएफआर में जब ये चेंज होता है किस लाइट के एब्जॉर्ब कर, रेड लाइट के एब्जॉर्ब कर, तभी ये फ्लावरिंग होगी। जैसे देखो यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है ना, और इसका डार्क रिवर्जन होता है, यहाँ पे फार रेड लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, स्लोली डार्क रिवर्जन होता है। तो ये सब जो होते हैं ये सेंसरी पिगमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्या लिखा है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको एक क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है। मान लो 12 आवर का डे हो रहा है और 12 आवर का क्या हो रहा है, नाइट हो रहा है या डार्क हो रहा है, डार्क हो रहा है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको 8 घंटे की ही डे लेंथ चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए, और बचा कितना 24 में 8 में तो 16, हाँ 16 आवर की क्या चाहिए, डार्क लेंथ चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट डे प्लांट, मतलब छोटा डे चाहिए ना उसको, एक्सपोजर छोटा डे, इसको क्या शॉर्ट डे प्लांट। तो ये क्या कर रहा है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से, जो क्रिटिकल फोटो पीरियड से लो लेवल चाहिए, लो लेवल चाहिए। क्रिटिकल फोटो पीरियड मान लो 12 आवर पे सेट किया गया है, उससे अगर लो चाहिए तभी फ्लावरिंग होगी। और दूसरा इसी को उल्टा है कि अगर ये 16 आवर क्या हो जाए, 16 आवर जो तुम्हारा डे लाइट का एक्सपोजर हो रहा है मतलब ज़्यादा, और उसमें क्या हो जाएगा, और ये मान लो 8 आवर का हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉन्ग डे प्लांट, ज़्यादा डे लेंथ चाहिए। ये क्रिटिकल फोटो पीरियड से डिपेंड करते हैं। अब बताओ कि ऐसा कभी पॉसिबल है कि 12 घंटा दिन 12 घंटा रात हो, तो ऐसा है क्यों, क्योंकि जो सीजनल वेरिएशन, जिसमें कहते हैं दिन बड़ा हो गया, रात छोटी हो गई, फिर कभी कभी रात बड़ी है दिन छोटी है, तो उसी वजह से होता है। तो वो प्लांट उसी समय, लॉन्ग डे प्लांट कब होंगे, जब लंबा दिन आता है तब उस समय ज़्यादा ग्रो अच्छे करेंगे। शॉर्ट डे प्लांट उस तरह से होंगे, डे न्यूट्रल से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये फ्लावर में इसमें यही दिखाया गया है कि क्रिटिकल फोटो पीरियड है, और ये एक ऐसा पौधा है लॉन्ग डे प्लांट। तो इसको जो है क्रिटिकल फोटो पीरियड से जब एवर जाएगा तो फाइटोक्रोम एक्टिव होगा और क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग होगी। अब देखो शॉर्ट डे प्लांट है, फ्लावरिंग क्रिटिकल फोटो पीरियड से बिलो हो गया तब क्या होगा, फ्लावरिंग। अगर एबव हो जाएगा तो फ्लावरिंग नहीं होगा, और क्रिटिकल फोटो पीरियड बिलो होगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी। डे न्यूट्रल में कोई मतलब ही नहीं है। तो यही है पूरा इसके बारे में कि कैसे कैसे ये कहता है। अब आते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड से क्या होगा, उससे ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, इस प्रोसेस को कहते हैं जो फोटो पीरियडिज्म, जो द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पीरियड ऑफ डे एंड नाइट। नाइट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बाद में ये पता चला कि डे ही जरूरी नहीं है, नाइट भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। ओनली डे लाइट ड्यूरेशन डार्क पीरियड आल्सो इक्वल इंपॉर्टेंस, ये भी याद रखना है, इक्वल इंपॉर्टेंस डार्क भी होता है, ना कि केवल डे ही। सर्टेन प्लांट डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क और रेड, दोनों का होता है दिस रिस्पॉन्स है फोटो पीरियड आल्सो इंटरेस्टिंग टू द। अब ये कहें कि ये कैसे फ्लावरिंग हो रही है, तो असल में ये बाद में पता चला कि फ्लावरिंग जो होती थी यहाँ पे ये वेजिटेटिव था, सेम रूट से फ्लोरल में, ये क्या कह सकते हो इसको, सूट एक्वल मेस्टेम। अब धीमे वेजिटेटिव से ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव में चेंज हो रहा है। तो रिप्रोडक्टिव में चेंज होने के लिए एक हाइपोथेटिकल हार्मोन यहाँ बनते थे, फ्लोरिजेन। क्या बनता था, फ्लोरिजेन। ये पता गया कि ये जो होता है सिंथेसाइज लीफ में होता है, और ये जाता है यहाँ पे एपिकल में, जो कि क्या होता है, वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव में फ्लावर बनाने में मदद करता था, ऐसा माना जाता था, यह माना जाता है अभी भी। अभी क्योंकि एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, एक तरह का ये कैसा हार्मोन है, हाइपोथेटिकल हार्मोन है। इट इज इंटरेस्टिंग नोट दैट द सूट एपिसेल मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू फ्लावरिंग, ये सूट एपिसेल फ्लावर में मॉडिफाइड हो रहा है। प्रियर टू फ्लावरिंग सूट एपिसेल प्लांट देमसेल्फ कैन परसीव फोटो पीरियड, तो बाय कैन नॉट, मतलब ये चेंज हो रहा है, लेकिन परसीव ये नहीं कर रहा। परसीव लाइट को कौन कर रहा है, ये कर रहा है। बाद में फाइटोक्रोम बताया गया कि नहीं बहुत है। तो लाइट जो इसका फोटो पीरियडिज्म का जो सेंसर होता है वो कहाँ होता है, लीफ में होता है, लीव्स में। ये आया था नीट 2021 में। इट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर हार्मोनल सब्सटेंसेज, हार्मोनल मतलब कौन, फ्लोरिजेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। दिस हार्मोनल सब्सटेंसेज माइग्रेट फ्रॉम लीव्स, लीव्स से कहाँ जाता है, इसमें जाता है, और क्या करता है, फोटो पीरियड के लिए और फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला जो आ जाता है वो लास्ट हम लोग क्या, इसके बाद क्या है, एक सीड डॉर्मेंसी भी है, वर्नलाइजेशन। इसको कहते हैं कोल्ड चिलिंग ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट। तो एक्सटर्नल फैक्टर में ये टेम्परेचर का है। अगर किसी प्लांट को हम टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर दे देते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, फ्लावरिंग हो जाती है। फ्लावरिंग अल्टीमेटली कोऑर्डिनेटेड होते फाइटोक्रोम से ही। तो अगर ध्यान से देखो, इसमें एक हाइपोथेटिकल हार्मोन खोजा गया था, क्या नाम था, वर्नालिन। क्या नाम था, वर्नालिन, इसको खोजा गया। इसमें ये कहा गया
कि अगर जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखो वर्नलाइजेशन टेम्परेचर जो था हम लो टेम्परेचर दिए तो कोई एक कंपाउंड था एक्स, वो जो था बी में बन गया, वर्नलाइजेशन लोअर टेम्परेचर में होने, वर्नलाइजेशन हो गया, वो स्टेबल कंपाउंड बना और वो कंपाउंड था क्या, वर्नालिन। अब ये क्या क्या फ्लोरिजेन को इंड्यूस करेगा और ये क्या करेगा, फ्लावर फॉर्मेशन करेगा। अगर हम इसी पे हाई टेम्परेचर दे दें तो ये क्या होगा, वर्नालिन जो था वो डिग्रेड हो जाएगा, तो फिर इधर नहीं जा पाएगा, ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरह से लो टेम्परेचर क्या होता है, फ्लावरिंग में मदद करता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि लो टेम्परेचर, जैसे ठंडी विंटर सीजन में विंटर वाले क्रॉप बोते हैं और समर में समर वाले क्रॉप बोते हैं। इसका मेन कारण क्या है, तो यही है कि वर्नलाइजेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए वर्नलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड चिलिंग ट्रीटमेंट देना, और इसके लिए हाइपोथेटिकल हार्मोन कौन सा था वो पढ़ लेते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिपेंड अपॉन द एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। Phenomena termed the vernalization, the prior precocious reproduction development late growing season enable the plant have time to reach maturity. Vernalization refers to especially to promotion of flowering by a period of low temperature. लो टेम्परेचर देके फ्लावरिंग इंड्यूस करते हैं, क्यों, क्योंकि वर्नालाइन जो बनता था वो लो टेम्परेचर स्टेबल होता था, वो फ्लोरिजेन को इंड्यूस करता था, वो फ्लावरिंग करता था। सम इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट्स वीट बार्ली राइस है काइंड ऑफ वेराइटी। विंटर स्प्रिंग सीजन होता है, विंटर सीजन में हम विंटर वाले बोलते हैं क्योंकि उसको कोल्ड चिल ट्रीटमेंट उसके लिए वो कंडीशन ज़्यादा सुटेबल होता है। स्प्रिंग वेराइटी नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग, सम फ्लावर आर प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। विंटर वेराइटी हाउएवर प्लांटेड इन स्प्रिंग नॉर्मली फॉल फ्लावर प्रोड्यूस मेच्योर ग्रेन विद इन द स्पान ऑफ फ्लावरिंग सीजन। इसीलिए होता है कि अगर हम चाहे विंटर वाले जो क्रॉप को अगर समर में लगाएं तो ये सब फोटो पीरियड की प्रॉब्लम हो जाएगी, चिलिंग ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम हो जाएंगी, फ्लावरिंग में होने की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर कंट्रोल कंडीशन में हम लोग चाहते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। द प्लांट आटम द जर्मिनेट एंड ओवर स्मॉल सीडलिंग होगा, रिज्यूम द ग्रोथ स्प्रिंग, हार्वेस्टेड यूजली अराउंड द मिड समर। इस वजह से इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं। अनदर एग्जांपल वर्नलाइजेशन सीन ए बाइनोमियल प्लांट, जिसमें क्या मोनोकार्पिक एक बार ही प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, जो सीडिंग फ्रूटिंग एक बार फ्रूट बनता है, उसको मोनोकार्पिक प्लांट है। नॉर्मल फ्लावर एंड डाई इन सेकेंड सीजन, नेक्स्ट सीजन में हो जाता है। जैसे इसमें शुगर कैरेट ये सब हो गया, कॉमन बाइनोमियल है। सब्जेक्टिंग टू ग्रोइंग द बाइनोमियल प्लांट कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट सबके फोटो पीरियडिक रिस्पांस। देखो आगे यही बात कि पहले अल्टीमेटली क्या कहते हैं, फोटो पीरियडिक रिस्पांस, चिलिंग ट्रीटमेंट स्टिमुलेट द सब्सिक्वेंटली फोटो पीरियडिक रिस्पांस। ये इतनी सी बात यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बात को इन्होंने एक लाइन में लिख दिया कि वर्नलाइजेशन अल्टीमेटली फ्लोरिजेन को इंड्यूस करता है, जो फोटो पीरियड में फोटो पीरियडिज्म को मदद करता है। तो यही वाली बात थी इसमें। अब आ जाते हैं हम लोग सीड डार्मेंसी। सीड डार्मेंसी क्या होता है बच्चों, तो सीड डार्मेंसी क्या होता है कि सीड जो है सीड कोट से बना होता है, ये इसके प्रोटेक्शन में मदद करता है, लेकिन जब इसको जर्मिनेट करना है तो इसको ब्रेक करना है। तो एक तो डार्मेंसी हम लोग पढ़ लिए थे कि एम्बिबिशन की वजह से हो जाता है, बहुत से ऐसे होते हैं जो इम्परमिएबल होते हैं, अंदर वाटर को जाने नहीं देते हैं, तो उसको अब या तो इंट्रिंसिक कुछ ऐसा हो कि जो ये तोड़े, ये कुछ ऐसा हो सकता है। तो या तो हम क्या मैकेनिकल सीड कोट को रिमूव कर दें, या फिर क्या कर दें इसको खूब सेक कर दें जिससे ये ब्रेक डाउन हो जाए, या कोई जो इंसेक्ट है बर्ड्स हैं, जो कोई बर्ड्स है या कोई भी एनिमल है उसको ईट कर जाए, उसको डिफरेंट डाइजेस्टिव इन्वेंट्री कैनाल में जाए, वो इन्वेंट्री कैनाल में एचडी बेसिक पीएच में है तो सीड कोट रिमूव हो जाए, और जो फिशेस से बाहर आए तो वो फिर जनरेट कर जाए। ऐसा होता है बहुत से प्लांट का। तो ये सब जो कुछ हैं जो क्या करते हैं, इनको ब्रेक नहीं करते हैं। तो हम क्या काम कर सकते हैं, सीड की डार्मेंसी को ब्रेक करना जरूरी है, बिना ब्रेक हुए जर्मिनेशन नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि सीड की डार्मेंसी ब्रेक करके नेचुरल भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। दे आर सर्टेन सीड विच फॉल इन द जर्मिनेट एक्सटर्नल कंडीशन फेवर। अगर एक्सटर्नल कंडीशन फेवर तब भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो डार्मेंसी में चला गया है, कंट्रोल नॉट एक्सटर्नल बट अंडर द इंडोजीनियस कंट्रोल, क्योंकि वो अब इस समय में कंट्रोल होता है किसी इंडोजीनियस कंट्रोल से। इम्परमिएबल हार्ड सीड कोट, प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर सच एज एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, इमेच्योर एम्ब्रियो, ये सब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इम्परमिएबल होते हैं, हार्ड सीड कोट को जनरेट करने नहीं देते हैं। सम ऑफ द रीजन विच काज द सीड डार्मेंसी, जो कि सीड डार्मेंसी काज करते हैं। दिस डार्मेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू द नेचुरल मीन्स बाय वेरियस अदर मैन मेड मेजर, मतलब नेचुरल भी कर सकते हैं मैन मेड। फॉर एग्जाम्पल सीड कोट बैरियर, सम सीड can be broken by mechanical abrasor by using knives, सैंड पेपर से रगड़ दो। जैसे चना का सीड है, मान लो अगर एग्जांपल दे रहे हैं तो सैंड पेपर से रगड़ दोगे तो सीड कोट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी और रैप्चर होने लगेगा। और बिगड़स सेकिंग या जल्दी करने इन नेचर
इन नेचर दीज एवरेशन काज बाई माइक्रोबियल एक्शन, बहुत से सीड ऐसे हैं जो टूट नहीं रहे, तो माइक्रोब्स आके यहाँ पे जो थे सॉइल में फेंक दिए, ये इसको ब्रेक डाउन कर डिग्रेड कर दिया और टूट गया, जर्मिनेट कर गया। एंड पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में चला गया, वहाँ पे एसिडिक बेस में इफेक्ट इनहिबिटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव, इस तरह से इनहिबिटरी सब्सटेंसेस रिमूव कर जाते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक है, सब रिमूव कर जाए। द सीड चिलिंग कंडीशन आर एप्लीकेशन सर्टेन केमिकल लाइक जिबेलिक एसिड नाइट्रेट, जिबेलिक एसिड और नाइट्रेट का अगर हम दे दें तो कोल्ड चिलिंग ट्रीटमेंट को हटा सकते हैं। अगर जिबेलिन दे दें तो कोल्ड चिलिंग ट्रीटमेंट को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्रिंसिक वो जिबेलिन मॉडिफाइड होगा और जनरेट कर लेगा। चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन सच ए लाइट टेम्परेचर एंड अदर मेथड ओवरकम द सीड डार्मेंसी, तो इस तरह से ये क्या करता है, सीड डार्मेंसी को हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक बात लिखी थी, आप लोग ध्यान देना कि ये कह रहे हैं कि सब्जेक्टिंग द सीड चिलिंग, हाँ, इफेक्ट इनहिबिटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव बाय सब्जेक्टिंग द सीड टू चिलिंग कंडीशन आर बाय एप्लीकेशन सर्टेन केमिकल, या तो चिलिंग कंडीशन दे दीजिए, मतलब उसको क्या कहते हैं वर्नलाइजेशन कर दीजिए, या क्या कर सकते हैं जिबरलिन दे दें। पूछा जाए वर्नलाइजेशन का सब्स्टिट्यूट कौन सा हार्मोन होगा, कहोगे जिबरलिन, या फिर क्या दे सकते हैं नाइट्रेट भी सकते हैं। चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन हो गया तो ये तो दे ही सकते हैं। इस तरह से बच्चों आज का ये जो था लेक्चर ये पूरा ख़त्म हुआ। हम लोग क्या पढ़ लिए अभी तक, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लिए। इसके सारे लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हैं और आप लोग उससे आसानी से देख सकते हैं। तो आज ये प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर 5वां चैप्टर था। आज हम लोगों ने पूरा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का, प्लांट हार्मोन्स और उसके सीड डार्मेंसी, फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे कुछ नया टॉपिक एक नए यूनिट के साथ, और फिर देखते हैं कि उसमें क्या क्या कैसे हैं। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना। थैंक्स।